पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया की किस नंबर 95 खूनी कब्रिस्तान। बहरी लुटेरों का जहाज अब बिल्कुल सामने आ गया था। मारिया एक तरफ खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। उसे मालूम था कि तमाशा अभी होगा। खुदा जाने ये डाकू बूढ़े मल्लाह और बावर्ची के साथ क्या सलूक करें, कहीं आते ही उनकी गर्दनें न उड़ा दें। मारिया जानती थी कि ये बहरी डाकू बड़े वहशी और खूनी होते हैं, इंसानों को यूं ही गाजर मूली की तरह कत्ल कर देते हैं। डाकुओं का जहाज काफ़ी बड़ा था और उसमें एक पुराने किस्म की तोप भी लगी हुई थी। ये तोप उन्होंने शायद इसलिए नहीं चलाई थी कि मारिया का जहाज छोटा था और उन्होंने कोई मुकाबला भी नहीं किया था। बूढ़ा मल्लाह स्टोर से एक थाली खुश्क मेवों का भर कर ले आया था। उस थाली में उसने सुलह के शगुन के तौर पर एक अनानास भी रखा था। गंजा बावर्ची खौफ से कांपते हुए मल्लाह के पीछे खड़ा था। डाकू तलवारें और खंजर लिए अपने जहाज पर अपने सरदार के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। कई डाकू रस्सों पर चिमटे हुए थे कि जो ही सरदार हमले का हुक्म दे तो वो मारिया के जहाज में रस्सों की मदद से कूद जाएं। इतने में बहरी लुटेरों का सरदार अपने जहाज के अरशे पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में लंबी तलवार थी। वो हट्टा कट्टा आदमी था, सर पर स्याह रुमाल बांध रखा था, कानों में मोटी मोटी सुनहरी बालियां थी, आंखें सुर्ख थीं और वहशत टपक रही थी। वो बड़ी बेरहमी के अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसने इशारा किया, फौरन रस्सा उसकी तरफ फेंक दिया गया। सरदार अपने 3 डाकुओं के साथ मारिया के जहाज में कूद पड़ा। अब वो चलकर बूढ़े मल्लाह के सामने आया और थाल में पड़े खुश्क मेवों को देखकर कहका लगाते हुए बोला, साथियों, क्या हम इस जहाज पर शादी रचाने आए हैं? सारे डाकू कहका लगाने लगे। सरदार ने बूढ़े की आंखों में झुककर देखा और कहा, मेरी दुल्हन कहाँ है? बूढ़े मल्लाह ने अदब से कहा, सरदार, हम आपसे रहम की दरख्वास्त करते हैं, हम आपसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं। सरदार ने तलवार से डेक के फर्श पर टेक लगाकर कहा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था, अगर मैं शादी यहाँ करने आया हूँ तो मेरी दुल्हन और जहेज कहाँ है? बावर्ची थर थर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि सरदार अभी उनकी गर्दनें काट कर रख देगा। बूढ़े मल्लाह ने कहा, सरदार, हमारे जहाज में सिवाय खाने पीने की चीज़ों के और कुछ नहीं है। हम खुश्क मेवे लेकर हिंदुस्तान जा रहे हैं। सरदार ने एकदम गुस्से में आकर कहा, बकवास करते हो। फिर उसने मारिया के देखते थे तलवार बूढ़े मल्लाह के पेट में घोंप दी। मेवों का थाल मल्लाह के हाथ से गिर गया और वह है कहकर फर्श पर तड़पने लगा। मारिया आगे बढ़ी और फिर कुछ सोचकर पीछे हट गई। सरदार ने हुक्म दिया, जहाज की तलाशी ली जाए। डाकू एकदम जहाज पर छलांगे मारकर आए और नीचे चले गए। बावर्ची बेचारा कांप रहा था। सरदार ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम क्या करते थे यहाँ? बावर्ची ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, खाना पकाता था। बड़े उम्दा उम्दा खाने पकाने आते हैं मुझे। सरदार हंस पड़ा, ठीक है, तुम हमारे जहाज पर खाने पकाया करोगे। गंजे मोटे बावर्ची ने सरदार के पांव पकड़ लिए। शुक्रिया 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 सरदार, बक बक बंद करो और जहाज पर चलो। सरदार ने उसे तलवार की नोक से परे हटा दिया। बावर्ची को डाकू अपने जहाज पर ले गए। मारिया खामोश खड़ी ये सारा खूनी ड्रामा देख रही थी। बूढ़े मल्लाह के मरने का उसे बहुत दुख हुआ था, मगर वो उस वक्त सरदार पर हमला करके खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। हो सकता था फिर वो बावर्ची को भी हलाक कर देता और नीचे जो लड़कियां छुपी बैठी थी, खुदा जाने उनका क्या हशर होता। इतने में डाकू जंगली लड़कियों को पकड़कर ऊपर ले आए। सब उनको देखकर हंस रहे थे। सरदार ने ऊपर से नीचे तक जंगली लड़कियों को देखा, फिर अपने साथियों की तरफ मुंह करके बोला, ये मेरी दुल्हनें हैं, मैं यहाँ शादी करने आया था दोस्तों। सारे डाकू फलक शिगाफ कह के लगाने लगे। सरदार ने कहा, इन्हें अपने जहाज में ले जाकर कैद में डाल दो। डाकुओं ने लड़कियों को कंधों पर उठाया और रस्सों की मदद से अपने जहाज पर ले गए। अब मारिया को भी डाकुओं के जहाज में जाना चाहिए था, वहां वो नहीं ठहर सकती थी। बस उसने भी एक रस्सी की मदद से डाकुओं के जहाज पर छलांग लगा दी। उस हंगामे में किसी की नजर उस रस्सी पर न गई जो जहाज के कोने से अपने आप दूसरे जहाज पर चली गई थी। सरदार भी वापस जहाज पर आ गया। जहाज को आगे बढ़ाओ, सरदार ने चिल्लाकर कहा। डाकुओं का जहाज समुद्र में आगे बढ़ा। जब मारिया का जहाज थोड़ा पीछे रह गया तो सरदार ने तलवार लहराकर कहा, इसे आग लगा दी जाए। जहाज से एक तोप चली जिसका गोला मारिया के जहाज को जाकर लगा। डाकुओं ने आग वाले तीर चलाकर बादबानों को आग लगा दी। देखते ही देखते मारिया का छोटा जहाज जलने लगा और फिर उसे जलता छोड़कर डाकुओं का जहाज समंदर में रवाना हो गया। उसकी मंजिल कोई नहीं थी। बहरी कजाक समंदर में डाके मारते फिरा करते थे। महीनों बाद जब लूट मार कर काफी सामान जमा हो जाता तो किसी बंदरगाह पर जाकर वो लूट का सामान औने पौने बेचकर खुराक और अशरफियां हासिल कर लेते थे। मारिया ने अब जहाज का जायजा लेना शुरू किया। यह बड़ा जहाज था। डाकू 70-80 के करीब थे। ऊपर नीचे कैबिन बने हुए थे। सरदार का कैबिन सीढ़ियां उतरकर साथ ही था। मारिया जानती थी कि मोटा बावर्ची नीचे बावर्ची खाने में ही होगा। वो उसको मिलकर अपनी मौजूदगी के बारे में इतला देना चाहती थी। उसने सीढ़ियां उतरकर राहदारी में दीवार के साथ लगकर बड़ी एहतियात से चलना शुरू किया। बावर्ची खाना कोने में था। वहां से प्याज, लहसुन और भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही थी। मारिया अंदर आ गई। बावर्ची खाना खुला था मगर बड़ा गंदा और धुएं से भरा हुआ। मारिया की आंखें गंजे बावर्ची को तलाश कर रही थी। आखिर उसने उसे देख लिया। वो अंगीठियों के पास एक तरफ बेंच पर बैठा था और डाकू खाना खाते हुए उससे हंसी मजाक कर रहे थे। मारिया बावर्ची के पास जाकर खड़ी हो गई। जब डाकू इधर उधर हुए तो उसने झुककर बावर्ची के कान में कहा,
एडगर, मैं आ गई हूँ, फिक्र न करना। बावर्ची एडगर ने चौंक कर इधर उधर देखा। ए मुकद्दस रूह, अब क्या होगा? मारिया ने सरगोशी में कहा, जो होगा अच्छा होगा। तुम यहाँ काम करते रहो, मैं नीचे लड़कियों के पास जाकर उन्हें तसल्ली देती हूँ। बहुत अच्छा मुकद्दस रूह, मेरे पास भी आती रहना। जरूर आ जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इतने में डाकू ने बावर्ची के सर पर धप मारकर कहा, ए हरामी मोटे, ये किससे बातें कर रहा था? बावर्ची एडगर ने मुस्कुराकर कहा, हजूर, मैं भला किससे बातें करता? यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं जरा अपने आप से बातें करके दिल बहला रहा था। क्या तू पागल है? एडगर बोला, असल में हजूर, मुझे अपने आप से बातें करने की आदत पड़ गई है। ये कोई नुकसान पहुंचाने वाली आदत तो नहीं है। डाकू जोर से हंसा। तू पागल है, अगर फिर अपने आप से बातें की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? एडगर ने हाथ जोड़कर कहा, कभी नहीं करूंगा हजूर, कभी नहीं करूंगा। डाकू ने गंजे बावर्ची की चमकती चिंदिया पर जोर से हाथ मारकर कहा, क्या नहीं करोगे? अपने आप से बातें हजूर, ऐसा कहो ना। और डाकू चला गया। बावर्ची एडगर ने इधर मुंह करके कहा, मुकद्दस रूह, तुम मेरे पास ही हो क्या? हाँ, मारिया ने आहिस्ता से कहा। एडगर डरते डरते कहने लगा, ये लोग तो मेरा हुलिया ख़राब करके रख देंगे, कहीं मुझे मारकर समंदर में ही ना फेंक दे। मारिया ने कहा, एडगर, हौसला करो, हिम्मत से काम लो। तुम मर्द हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। इन खूनी डाकुओं के चुंगल से निकलना है, लड़कियों को आज़ाद कराना है। बावर्ची नाउमीदी के आलम में इधर उधर तकने लगा। मारिया ने कहा, अच्छा, मैं जा रही हूँ। मारिया बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। अब वो जंगली लड़कियों की तलाश करने लगी। उसने कई कैबिन देखे, किसी भी जगह लड़कियां नहीं थी। आखिर उसे जहाज के नीचे तीसरी मंजिल में कैदखाने का सुराग मिल गया। ये एक कोठली सी थी जिसमें लोहे का दरवाज़ा लगा था और बंद था। बाहर एक डाकू चल फिर कर पहरा दे रहा था। मारिया को इल्म था कि लड़कियों के लिए खाना वगैरह लेकर कोई ना कोई डाकू रात को ज़रूर आता होगा। मारिया अगर चाहती तो उस पहरेदार को वहीं ढेर करके दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर लड़कियों से मुलाकात कर सकती थी, लेकिन ऐसा करना मुसीबत में पड़ने के बराबर था। अभी इतनी जल्दी की ज़रूरत भी नहीं थी। अभी पूरे जहाज से उसने मुकाबला करना था। वो लड़कियों को कैदखाने से निकाल भी लेती तो कहाँ लेकर जाती? उसने तो सारे का सारा जहाज अगवा करना था या किसी बंदरगाह पर लड़कियों को उतार लेना था। लड़कियों से मुलाकात ज़रूरी भी नहीं थी क्योंकि वो जंगली लड़कियां थीं और मुकद्दस रूह की आवाज़ सुनकर डर भी सकती थी। अगर जो इससे पहले उन्होंने मुकद्दस रूह से मुलाकात की हुई थी, फिर भी जंगली लड़कियां वहशीपन में न जाने क्या कर बैठती। इसलिए मारिया ने सोचा कि पहले जहाज से फरार होने या उस पर कब्जा करने की स्कीम पर गौर करना चाहिए। वो अकेली थी, बूढ़ा मल्लाह मर चुका था, वगरना उस सिलसिले में उसकी मदद कर सकता था। मारिया ने सबसे पहले तो अपने लिए रात बसर करने के लिए ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। उसने कितने ही बहरी जहाज़ों में छुप कर सफ़र किया था और हर बार उसकी किस्मत में जहाज़ का स्टोर रूम ही लिखा था जहां वो रात बसर करती। इस बार भी वो स्टोर रूम की तलाश में निकल पड़ी। स्टोर रूम में कभी कभार ही मल्लाह आते थे, इसलिए वो बड़ी महफूज जगह थी। बहरी लुटेरों के उस जहाज़ का स्टोर रूम भी तीसरी और निचली मंजिल में था। स्टोर रूम क्या, बस कबाड़ खाना था। दुनिया जहान की अला बला यहाँ फेंक रखी थी। एक कोने में लकड़ी और बांस के बड़े बड़े गोल टुकड़े थे जिनमें लूटा हुआ माल भरा हुआ था। बोरियां थी जिनमें आटा था, मकई भी थी, एक बोरी बादामों की थी। मारिया ने एक कोने में अपने लिए जगह बना ली। दूसरे रोज़ मारिया ने मोटे बावर्ची से मुलाकात की। उसे बताया कि वो फरार के मंसूबे पर गौर कर रही है और जो ही जहाज़ किसी बंदरगाह पर रुका वो लड़कियों को वहाँ से निकाल कर ले जाएगी। मोटा बोला, मुझे भी अपने साथ ले जाना है मुकद्दस रूह, इन डाकुओं के पास मुझे मत छोड़ देना। मारिया ने हंसकर कहा, तुम यहाँ मज़े में हो, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, खाते पीते रहोगे। बावर्ची ने हाथ बांध कर कहा, अरे नहीं ए मुकद्दस रूह, इन डाकुओं का क्या भरोसा है, जाने किस वक्त मेरे सालन में नमक कम रह जाए और ये मेरी गर्दन कलम कर दे। खुदा के लिए मुझे इन वहशियों के पास मत छोड़ना। मारिया बोली, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें साथ लेती जाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें यह मालूम करना होगा कि इस जहाज़ की अगली मंजिल कौन सी है। तुम डाकुओं की बातों पर ध्यान रखना, मैं तुमसे मिलती रहूंगी। बहुत बेहतर, मैं खोज में रहूंगा। जहाज़ को समंदर में सफ़र करते तीसरा रोज़ था कि मारिया मोटे बावर्ची से मिलने गई। वो अकेला बैठा देग में चम्मच चला रहा था। मारिया ने करीब जाकर उसे बुलाया तो वो उससे कहने लगा, मुकद्दस रूह, मैं तुम्हारी तलाश में ही था, क्यों, खैरियत तो है? मारिया ने कहा। बावर्ची ने अपने गोल गोल डेले घुमाकर इर्द गिर्द देखा। बावर्ची खाना बिल्कुल खाली था। फिर भी वो सरगोशी में बोला, जहाज़ आज दोपहर को एक जजीरे पर लग रहा है। यह जजीरा डाकुओं का अड्डा है, यहाँ गुलाम और लौंडियों की खरीदो फरोख्त होती है। जहाज़ यहाँ 4 रोज़ ठहरेगा। बावर्ची ने काफ़ी मालूमात मुहैया कर रखी थी। मारिया ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम बड़े अच्छे जासूस हो। इस दौरान में मारिया ने मुनासिब ख्याल किया कि जंगली लड़कियों से जाकर मुलाकात की जाए और उन्हें तसल्ली दी जाए, क्योंकि हो सकता है डाकू ने यहाँ से किसी दूसरे बड़े बहरी डाकू के हाथ फरोख्त कर दें। मारिया सीधी कैद खाने में गई। दरवाजे पर एक डाकू पहरा दे रहा था। पहरा क्या दे रहा था, बस मज़े से ज़मीन पर बैठा गन्ना चूस रहा था। मारिया चाहती थी कि वो ज़रा देर के लिए इधर उधर हो तो अंदर जाकर लड़कियों को इतला कर दे। अभी वो सोच ही रही थी कि एक डाकू ने आकर कहा, अरे उल्लू की दुम फाख्ता, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर भाग कर जा, जजीरे पर जहाज़ लगने वाला है, ऊपर ज़रूरत है। वो कहने लगा, और यहाँ तेरा बाप पहरा देगा?
अरे बाप के बच्चे, ये लड़कियां भाग कर कहाँ जाएंगी अब, चल ऊपर उठ। दोनों डाकू ऊपर चले गए। मारिया वहां अकेली रह गई। बड़ा सुनहरी मौका था। कैद खाने के दरवाजे पर ताला लगा था। ताला खोलना मारिया के लिए मुश्किल काम नहीं था। उसने आगे बढ़कर ताले को हाथ में थामा और उसे झटका दिया। ताला खुलकर उसके हाथ में आ गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई और जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था। लड़कियां कोने में बैठी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा खुलते देखा था। अब वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई अंदर आए, लेकिन अंदर कोई भी ना आया। वो परेशान होकर उठ बैठी। मारिया ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं मुकद्दस रूह हूँ और तुम्हें तसल्ली देने आई हूँ कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़कियां एकदम खुश हो गईं। एक बोली, मुकद्दस रूह, हमें उन लुटेरों से निजात दिला के हमारे माँ बाप के पास पहुँचा दो। मारिया ने कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ साथ सफ़र कर रही हूँ, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाज़ आज दोपहर को एक जजीरे पर लग रहा है। ये बताओ कि तुम्हें उस समंदर के बारे में कुछ पता है? दूसरी लड़की ने कहा, यह काला पानी है, यहाँ से मशरक़ को हमारा मुल्क है, बस मैं इतना जानती हूँ। तीसरी लड़की ने कहा, अपने मुल्क के साहिल पर पहुँचकर मैं आगे रास्ता बता सकती हूँ। एक दरिया है जो काले पानी में गिरता है। ये दरिया अंदर जाकर घने जंगलों में होता हमारी बस्ती के करीब से गुजरता है। मारिया ने कहा, हाँ, वहाँ जाकर तो कुछ मुझे भी पता लग जाएगा। बहरहाल तुम लोग तसल्ली रखो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। चौथी लड़की बोली, मुकद्दस रूह, ये डाकू कहीं हमें उस जजीरे में तो नहीं बेच देंगे? मारिया ने कहा, अगर उन्होंने बेच भी दिया तो कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे साथ होंगी और तुम्हें हर हालत में वहाँ से निकाल लाऊंगी। मेरा मनसूबा यह है कि उस जजीरे से हम किसी कश्ती या किसी छोटे जहाज़ में बैठकर काला पानी के मशरकी साहिल की तरफ फरार हो जाएंगे। जंगली लड़कियों को तसल्ली देकर मारिया ऊपर अर्शे पर आ गई। धूप समंदर पर चमक रही थी। बड़ा पुरसुकून दिन था। समंदर के नीले पानी में हल्की हल्की मौजें उठ रही थी। सामने एक सरसब्ज दरख्तों से भरा हुआ जजीरा आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। जजीरे पर कुछ लोग भी नजर आ रहे थे जो शायद जहाज़ का इंतजार कर रहे थे। मारिया ने महसूस किया कि उनके लिबास डाकुओं से मुख्तलिफ हैं। साबित ये हो रहा था कि यह जजीरा भी डाकू ने ही आबाद कर रखा है और यहाँ गुलामों, लौंडियों और लूटे हुए माल का सौदा होता है। थोड़ी देर बाद बहरी डाकुओं का जहाज़ जजीरे के किनारे जाकर लग गया। जजीरे के किनारे के साथ लगते ही वहाँ के लोगों ने उसे घेर लिया। डाकू कह कह लगाते, शोर मचाते नीचे उतरने लगे। सरदार ने अपने खास आदमियों को इशारा किया। ये चारों आदमी नीचे चले गए। मारिया ऊपर अर्शे पर खड़ी जजीरे को देख रही थी कि यहाँ से फरार होने की क्या सूरत हो सकती है। जजीरे में बड़ी रौनक थी। किनारे पर छोटी छोटी कई कश्तियाँ खड़ी थी। 2-3 छोटे जहाज बादबान फैलाए जजीरे से ज़रा फासले पर समंदर में तैर रहे थे। साफ मालूम होता था कि जजीरे पर सभी जराइम पेशा लोग रहते हैं। मारिया जजीरे का जायजा ले रही थी और उधर सरदार के खास आदमियों ने नीचे जाकर चारों लड़कियों के हाथ रस्सियों से बांधे। फिर उन्हें लोहे के एक सुलाखदार बड़े पिंजरे में बंद करके ताला लगाया और पिंजरे को घसीट कर अर्शे पर ले आया। मारिया ने जो लड़कियों को पिंजरे में कैद देखा तो परेशान हुई कि ये लोग उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं। डाकुओं के सरदार ने पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा, ये लौंडियाँ हैं, 1 लाख अशरफियों से कम पर फरोख्त नहीं करूँगा। सुन लो जजीरे वालों। किनारे पर खड़े लोगों ने तालियां बजाकर और हाथ लहरा लहराकर डाकुओं के सरदार को खुश आमदीद कहा। फिर पिंजरे को गाड़ी पर लाद कर जजीरे की कच्ची सड़क पर रवाना कर दिया गया। 6 डाकू तलवारें और खंजर लगाए गाड़ी के साथ थे। मारिया भी जहाज से उतरकर साथ हो ली। मालूम करना चाहती थी कि जंगली लड़कियों को किस जगह ले जाया जा रहा है। गाड़ी को एक बैल खींच रहा था। एक डाकू गाड़ी के ऊपर बैठा था। 5 डाकू गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। कच्चा रास्ता नारियल और पाम के घने जंगल की तरफ घूम गया। आगे जाकर एक पत्थरों का बना हुआ मकान आ गया जिसकी छत पर दरख्तों की घनी शाखें झुकी हुई थी। उस मकान का एक अस्तबल था। शायद उसमें कभी घोड़े गाय वगैरह बंधा करती थी। इस अस्तबल में लड़कियों का पिंजरा दाखिल करके बाहर से अस्तबल का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया गया। डाकू गाड़ी लेकर वापस चले गए। मारिया कुछ देर वहाँ खड़ी डाकुओं को जाते देखती रही। जब वो दरख्तों में गुम हो गए तो मारिया ने अस्तबल के दरवाजे के पास जाकर ताला खोला, अंदर गई और पिंजरे में कैद लड़कियों से जाकर कहा, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़कियाँ रोने लगीं। मुकद्दस रूह, खुदा के लिए हमें इस मुसीबत से निजात दिलाओ। तुम मुकद्दस रूह हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मारिया मुस्कुराई। सोचने लगी, इन बेचारियों को क्या खबर कि मैं भी एक हद तक कुछ कर सकती हूँ और मैं भी इंसान की तरह एक इंसान हूँ। बस यही फ़र्क है ना कि मैं नज़र नहीं आती और मुझ में ताकत इन लोगों से ज़्यादा है। बहरहाल मारिया ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो फिक्र न करें, जो ही उसे मौका मिला वो उन्हें वहाँ से निकाल कर ले जाएगी। इस काम से फारिग होकर मारिया जजीरे के उस हिस्से में आ गई जहाँ आबादी थी। मारिया ने देखा कि मकान 1 मंजिला थे और छतें ढलानी, पुराने खस्ता हाल गंदे मकान थे। लोग भी गंदे और अक्खड़ किस्म के थे। बाजार में जगह जगह दूसरे मुल्कों से स्मगल की हुई चीज़ें बिक रही थी। डाकू अशरफियाँ देकर चीज़ें खरीद रहे थे। एक रेस्तोरां यानी होटल सा था जहाँ बड़ा शोर था। मारिया ने अंदर झांक कर देखा, एक लड़की को मेज़ पर खड़ा कर दिया गया। लोग उसके इर्द गिर्द खड़े उसे मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। लड़की उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मारिया होटल के अंदर आ गई। अंदर गर्मी और शोर था। मारिया ने लड़की को गौर से देखा। उसका लिबास अरबों जैसा था।
उसे यकीन हो गया कि लड़की मुसलमान है और किसी अच्छे घराने की है। लड़की की बोली दी जा रही थी। एक मोटा सा आदमी स्टूल पर खड़ा पुकार रहा था, 10,000, 10,000, एक, 15,000, 15,000। लोग बढ़ बढ़कर बोली दे रहे थे। एक लंगड़े और बुढ़े से उधेड़ उम्र आदमी ने हाथ उठाकर कहा, 20,000। इससे बढ़कर किसी ने बोली न दी। 20,000 पर लड़की लंगड़े के हवाले कर दी गई। लंगड़े ने लड़की के बाजू से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ एक तरफ से निकालकर होटल के बाहर ले गया। मारिया भी उसके पीछे गई। जाने क्यों उसे लड़की पर तरस आ गया था और उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था। लंगड़े ने लड़की को जजीरे के एक कोने पर एक मकान में बंद कर दिया। वहां उसके गुलाम पहरा दे रहे थे। मारिया कुछ देर वहां खड़ी सोचती रही, फिर वापस हुई और चौक में आ गई। वहां डाकुओं का सरदार ऐलान कर रहा था, मेरे पास दुनिया की हसीन तरीन लौंडियां हैं, मैं कल उनकी नीलामी करूंगा। जजीरे वालों, कल अशरफियों की थैलियां लेकर यहाँ आना। और लोग कह के मारकर हंसे और शोर मचाने लगे। उसका मतलब ये था कि जंगली लड़कियों को भी दूसरे दिन नीलाम किया जा रहा था। मारिया ने सोचा कि आज रात इन लड़कियों को वहां से निकाल कर ले जाना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि कल लड़कियां नीलाम होने के बाद कहां कहां ले जाई जाएं। फिर उन्हें एक जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो समंदर के साथ साथ चल फिरकर किसी ऐसी कश्ती या छोटे जहाज का खोज लगाने लगी जिसमें वो लड़कियों को फरार करा सके। कश्तियां कितनी खड़ी थी। एक छोटे जहाज पर मारिया की नज़र पड़ी। जहाज किनारे से हटकर समंदर में उरी एक चट्टान के साथ खड़ा था। उसका लंगर नहीं था, बल्कि उसे एक मोटे रस्से से चट्टान के साथ बांध दिया गया था। मारिया के जहाज फरार होने के लिए मौजू लगा। वो ऊपर से होकर चट्टान के पास आ गई। यहाँ तक रास्ता समंदर में उभरे पत्थरों के ऊपर से होकर जाता था। ये एक छोटी सी पथरीली सड़क बन गई थी। जहाज का अर्शा खाली था। मारिया रस्सी की सीढ़ी की मदद से उस जहाज पर आ गई। जहाज के कोने में एक आदमी बैठा रस्सियों के लच्छे बना रहा था। मारिया ने इस किस्म के छोटे बादबानी जहाज़ों में कई बार सफ़र किया था। दरवाजे से एक सीढ़ी नीचे जाती थी। मारिया नीचे आ गई। दूसरी मंजिल में 3 कमरे थे जो छोटे छोटे थे। एक बावर्ची खाना था, उसमें स्टोर रूम था। ये सारे कमरे खाली थे। ऐसा लगता था कि इस जहाज़ के मल्लाह जजीरे पर सैर तफरीह के लिए गए हैं। मारिया को यह जहाज़ पसंद आ गया। वो ऊपर आ गई। उसने सर उठाकर देखा। जहाज़ के बादमान लपेटे हुए थे और बिल्कुल नए थे। इस किस्म के नए बादबानों में हवा काफ़ी भर जाती है और उनकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। मारिया के लिए अब ज़रूरी था कि आधी रात को चारों जंगली लड़कियों और उसके बाद अरब लड़कियों को इस जहाज़ में लाया जाए। सबसे मुश्किल काम अरब लड़की को लाने का था, क्योंकि उसे मारिया के बारे में कोई इल्म नहीं था। फिर भी मारिया ने जहाज़ से निकलकर उस मकान का रुख किया जिसमें अरब लड़की कैद थी। दोपहर ढल रही थी। मकान के बाहर एक गुलाम स्टूल पर बैठा पहरा भी दे रहा था और हाथ में तोता पकड़े उससे अपनी ज़ुबान में बातें भी कर रहा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मारिया चुपके से दरवाजे में से गुजरकर अंदर चली गई। अंदर से मकान काफ़ी खुला था। लंगड़ा वहाँ नहीं था। सैन में नारियल का एक दरख्त उगा हुआ था। सामने बरामदे में एक कमरा था जिस पर ताला लगा था। मारिया ने उस कमरे के दरवाजे के साथ लगकर अंदर देखने की कोशिश की, मगर दरवाजे में कोई सुराख नहीं था। अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मारिया अभी सोच ही रही थी कि क्या तरकीब की जाए कि उसे ड्योढ़ी में से वही मोटा लंगड़ा आता दिखाई दिया। उसके साथ गुलाम भी था। मारिया परे हट गई। मोटे ने गुलाम से कहा, लोंडी को खाना खिलाया कि नहीं? गुलाम बोला, खिला दिया था मेरे आका। रात को उसे दूध भी पिला देना। मैं चाहता हूँ कि उस दुबली पतली अरब लड़की को मोटा ताज़ा करके आगे बेच दूँ। 50,000 से कम पर फरोख्त नहीं करूँगा। हाँ, मोटा लंगड़ा कह के लगाता ऊपर चला गया। गुलाम तोते से बातें करते बाहर निकलकर दरवाजे पर बैठ गया। मारिया को पता चल गया कि अरब लड़की उस कमरे में है। बरामदे में अब कोई नहीं था। दरवाजे पर छोटा सा ताला लगा था। मारिया ने करीब जाकर ताले को खोला, दरवाजे का एक पट अंदर को किया और खामोशी से कमरे में जाकर दरवाज़ा फिर इस तरीके से बंद कर दिया कि बाहर से कोई देखे तो उसे शक ना हो। अरब लड़की एक पलंग पर लेटी छत को तक रही थी। उसने दरवाज़ा खुलते देखा तो उठकर बैठ गई। अब वो इस बात पर हैरान थी कि दरवाज़ा खुला बंद हुआ मगर अंदर कोई नहीं आया। कमरे में एक शमादान में चिराग रोशन था। उसकी रोशनी में कमरे की हर शय नजर आ रही थी। अरब लड़की जल्दी से पलंग की पट्टी के साथ लगकर कमरे में इधर उधर आंखें खोलकर तकने लगी। फिर खुश्क सहमी हुई आवाज़ में बोली, कौन है, कौन है? मारिया अरब लड़की के करीब ही खड़ी थी। सोच रही थी कि उस लड़की से किस तरह से गुफ्तगू शुरू करे, कहीं वो डर न जाए। वक्त गुजर रहा था। मारिया को खतरा मोल लेना ही था, चाहे लड़की डर जाए। उसने आयशा से कहा, मैं तुम्हारे ख़ानदान की हमदर्द रूह हूँ, मुझसे डरना नहीं। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे ख़ानदान वालों की मुसीबत में मदद की है। अरब लड़की ने एक ऐसी औरत की आवाज़ सुनी जो उसे नज़र नहीं आ रही थी तो वो डर गई। खौफ से उसका रंग जर्द पड़ गया और वो पीछे हटकर सिमट कर बैठ गई और जिधर से आवाज़ आई थी उधर फटी फटी आंखों से तकने लगी। तुम कौन? वो अपना जुमला पूरा ना कर सकी। उसकी आवाज़ बैठ गई। वो बड़ी सहमी हुई थी। मारिया जल्दी से बोली, घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं एक मुक़द्दस रूह हूँ। मैंने हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे ख़ानदान वालों की मदद की है। मैं तुम्हारी मदद को भी आ गई हूँ। मैं एक अरसे से तुम लोगों से दूर थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग अब किस शहर में रहते हो। लड़की ने कहा, हमारा घर बसरे में है। मेरा बाप बसरे का ताजर है।
मैं एक रोज़ सहेलियों के साथ सैर करने समंदर के किनारे आ गई थी कि उन डाकुओं ने मुझे अगवा कर लिया और अब यहाँ बैठी अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मारिया बोली, किस्मत को बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी और फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगी। मैं क्या कर सकती हूँ, बाहर पहरा बैठा है। फिर क्या हुआ, पहरेदारों को मैं संभाल लूँगी। तुम ऐसा करो कि आधी रात को मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँ तो मेरे साथ चल पड़ना, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। बहुत अच्छा, मैं आधी रात को तैयार रहूँगी। मारिया चली गई। बड़ी जल्दी एक मसला दुरुस्त हो गया। अरब लड़की ज़रा न घबराई। शायद अपने ख़ानदान की रूह समझकर उसे खौफ महसूस नहीं हुआ था। मारिया वहाँ से सीधी जंगली लड़कियों के पास गई और उन्हें भी खबरदार कर दिया कि वो आधी रात को तैयार रहें। आज रात हमने यहाँ से फ़रार हो जाना है। मैंने जहाज़ देख लिया है, इस जहाज़ में हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। मारिया ने शाम के वक्त आकर जहाज़ का एक बार फिर जायज़ा लिया। उसके बावर्ची खाने में खाने पीने का काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। अब वो वहाँ से सीधा डाकुओं के जहाज़ पर गई और गंजे बावर्ची से मिली। उसे सारी बात समझाई और कहा, तुम रात को इस जहाज़ से निकलकर दूसरे जहाज़ के पास चट्टानों की ओट में मेरा इंतज़ार करना। गंजे बावर्ची ने कहा, ए मुकद्दस रूह, जहाज़ के पहरेदार का क्या होगा, उसकी तुम फिक्र न करो। और मारिया वापस उसी जहाज़ की तरफ चल पड़ी जिसे उन्होंने आज रात अगवा करना था। अब वहाँ 3 पहरेदार या मल्लाह मौजूद थे जो इधर उधर कामों में लगे हुए थे। उनके पास लंबे लंबे खंजर थे जो कमर में लटक रहे थे। मारिया के लिए काम मुश्किल हो रहा था, फिर भी उसने हिम्मत न हारी और जहाज़ की अच्छी तरह पड़ताल की कि बादबान कब और किस तरफ से खोले जाएंगे। रस्सा जो चट्टान के साथ बंधा था किस जगह से काटा जाएगा। रात पड़ते ही जहाज़ चट्टान की ओट में अंधेरे में हो गया। मल्लाहों ने जो शक्लो सूरत से डाकू लग रहे थे जहाज़ पर चिराग जला दिया। उसकी रोशनी बड़ी हल्की थी, फिर भी उसमें मल्लाह चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। मारिया अरशे पर एक तरफ खामोश खड़ी ये देख रही थी कि दूसरे लोग कौन कौन जहाज़ पर आते हैं। रात गुजरती चली गई। जहाज़ पर चौथा मल्लाह कोई ना आया। मारिया ने अब जहाज़ पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। वो उन मल्लाहों को जहाज़ के एक कमरे में कैद कर देना चाहती थी ताकि वो भागकर दूसरे लोगों को जहाज़ के अगवा की खबर न कर सकें। इतने में एक भारी भरकम रईस जैसा आदमी ऊपर आ गया। अरे गधो, कहाँ हो तुम? तीनों मल्लाह ऊपर आ गए। उन्होंने झुककर उस आदमी को सलाम किया। वो आदमी भालू की तरह झूम रहा था। उसकी कमर में एक नंगी तलवार लटक रही थी। लाओ, कुछ खाने को लाओ, जल्दी हराम खोरो। अभी लाए हजूर। तीनों मल्लाह नीचे चले गए। मारिया ने सोचा कि इसी वक्त हमला कर देना चाहिए, अगर देर कर दी तो काम खराब हो जाएगा। बस वो तीनों मल्लाहों के पीछे जहाज़ के नीचे चली गई। तीनों मल्लाह बावर्ची खाने में घुस गए और लकड़ी की रकाबियों में भुना हुआ गोश्त वगैरह डालने लगे। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। मारिया भी बावर्ची खाने में आ गई थी। उसने कोने में रखा हुआ एक डंडा उठा लिया। पीछे से आकर बड़े आराम से उसने एक मल्लाह के सर पर डंडा मारा। वो बेहोश होकर गिरा। दूसरा उसकी तरफ बढ़ा, उसके सर पर भी डंडा पड़ा और वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। तीसरा बाहर भागने ही वाला था कि उसे भी दरवाजे के पास मारिया ने गिरा लिया। तीनों मल्लाह बेहोश पड़े थे। मारिया ने जल्दी जल्दी उनके हाथ पांव कपड़ों से बांध डाले और मुंह में कपड़े ठूंस दिए। इस काम से फारे होकर उसने बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद करके कुंडी लगा दी। अब ऊपर वाला आदमी रह गया था जो मजबूत और ताकतवर था, मगर मारिया के लिए उससे निपटना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मारिया ऊपर आ गई। वो भालू चिराग की रोशनी में अरशे के फर्श पर बैठा खाने का इंतजार कर रहा था। जब देर हो गई तो वो उठकर नीचे को चला। मारिया ने उसे नीचे जाने दिया। वह बावर्ची खाने के दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हुआ था कि उसके सर पर एक जोरदार डंडा पड़ा और वो बेहोश होकर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। मारिया ने जल्दी जल्दी उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो लोग होश में आने के बाद शोर न मचा सके। अभी आधी रात नहीं गुजरी थी, लेकिन मारिया अब आधी रात का इंतजार नहीं कर सकती थी। चारों मल्लाहों को एक कैबिन में बंद करने के बाद मारिया तेजी से चलती हुई अरब लड़की के घर पहुंची। अरब लड़की मारिया का इंतजार कर रही थी। गुलाम पहरेदार तोता कंधे पर बिठाए पहरा दे रहा था। मारिया ने करीब जाकर देखा, वो दीवार के साथ लगा ऊँग रहा था। मारिया ने उसका तोता कंधे से उठाकर उड़ा दिया। गुलाम की आंख खुल गई। उसने तोते को उड़ता देखा तो उसके पीछे भागा। तोता बाग की झाड़ियों में जा घुसा। गुलाम उसे ढूंढने लगा और मारिया को मौका मिल गया। वो जल्दी से हवेली में दाखिल होकर अरब लड़की के कमरे में आ गई। जल्दी यहाँ से निकल चलो। अरब लड़की ने मुकद्दस रूह की आवाज़ सुनी तो दरवाजे में आ गई। मारिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से सीधी समंदर के किनारे मगरबी चट्टान की तरफ चलो। उस चट्टान के पहलू में एक छोटा जहाज़ खड़ा है, उस जहाज़ पर सवार हो जाओ। मैं दूसरी लड़कियों को लेकर आती हूँ। अरब लड़की ने कहा, मुझे अकेली जाते हुए डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मुकद्दस रूह? अच्छा तो फिर जल्दी चलो। मारिया ने अरब लड़की को साथ लिया और जल्दी जल्दी जहाज़ की तरफ चल पड़ी। चट्टान के करीब से गुजरते हुए उसे गंजा बावर्ची नजर आया। मारिया ने कहा, एडगर, इस अरब लड़की को साथ लेकर जहाज़ पर सवार हो जाओ। याद रखना, नीचे कैबिन और बावर्ची खाने में 3 मल्लाह बेहोश पड़े हैं, उन्हें वहीं रहने देना। ठीक है। इस काम से फारिग होकर मारिया सीधी चारों जंगली लड़कियों के पास गई। चारों लड़कियां आधी रात के वक्त मारिया का बेताबी से इंतजार कर रही थी। मारिया ने जाते ही पहरेदार को ठिकाने लगा दिया
اور لڑکیوں کو ساتھ لے کر جہاز پر آ گئی۔ جزیرے پر خاموشی اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ انہیں راہ میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ جہاز پر آتے ہی ماریا نے گنجے باورچی کو حکم دیا کہ جہاز کے بادبان کھول دیے جائیں۔ باورچی ایڈگر نے رسا کھول دیا اور ساتھ ہی بادبان بھی کھول دیے۔ رات کا وقت تھا، سمندر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جہاز کے بادبانوں میں ہوا بھرتے ہی اس نے آہستہ آہستہ جزیرے کے کنارے سے ہٹنا شروع کر دیا۔ باورچی ایڈگر نے جہاز کا ویل سنبھال لیا۔ جہاز جزیرے سے دور ہوتا گیا۔ اتنے میں ایک ملاح نے جہاز کو آتا دیکھا تو شور مچا دیا۔ جہاز کے ملاح تلواریں لے کر کنارے پر آ گئے۔ کچھ ملاحوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی اور تیرتے ہوئے جہاز کی طرف بڑھے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ جہاز کے قریب آ کر بھی ملاح اس کے اوپر نہ چڑھ سکے اور جہاز سمندر میں اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ باقی ساری رات جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ دن چڑھا تو باورچی ملاح ایڈگر عرصے پر دھوپ میں آ گیا۔ اس کو ماریا نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آواز دی، مقدس روح۔ ماریا قریب ہی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے ایڈگر؟ مقدس روح، ان چاروں ملاحوں کا کیا کریں؟ ماریا نے مسکرا کر کہا، میرا خیال ہے ان کے پکوڑے بنا کر ہمیں کھلاؤ۔ ایڈگر بھی ہنسا۔ اتنے میں عرب لڑکی اور چاروں لڑکیاں بھی اوپر آ گئیں۔ وہ دھوپ میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں۔ ایڈگر نے ماریا سے کہا، میں نے ناشتہ تیار کرنا ہے اور باورچی خانے میں ڈاکو ملاح قید ہیں۔ ماریا نے کہا، میرے ساتھ نیچے آؤ۔ ایڈگر ماریا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نیچے آ کر ماریا نے ایڈگر سے کہا، کہیں سے مضبوط رسی لے لو۔ ایڈگر نے کونے سے رسی لے لی۔ باورچی خانے کا دروازہ کھول کر ماریا نے اندر دیکھا۔ تینوں ملاح بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ماریا نے ایڈگر کے ساتھ مل کر ان کی اچھی طرح سے مشقیں کس دی۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھ والے کیبن میں جا کر بھالو ملاح کو بھی رسی سے جکڑ دیا۔ پھر باری باری ان چاروں کو اوپر عرصے پر لایا گیا۔ پھر ایک ایک کر کے انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ چاروں خونی ڈاکو سمندر کی لہروں میں گم ہو گئے۔ بادبانی جہاز مشرق کی جانب ٹھیک سمت پر جا رہا تھا۔ 2 روز کے سفر کے بعد آخر انہیں ہندوستان کا مغربی کنارہ نظر آ گیا۔ پھر وہ دریا بھی دیکھا گیا۔ آگے جا کر جنگلی لڑکیوں کی بستی سے گزرنا تھا۔ جہاز دریا میں داخل ہو گیا۔ ادھر دوپہر کے بعد جنگلی آدمیوں نے ایک چھوٹے بادبانی جہاز کو دریا میں آ کر کنارے پر لگتے دیکھا تو انہوں نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ وہ سمجھے کہ شاید وہی لوگ حملہ کرنے پھر آ گئے ہیں۔ ماریا نے چاروں جنگلی لڑکیوں کو اوپر بلا لیا۔ لڑکیوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ کر اپنی زبان میں کہا، ہم تمہاری لڑکیاں ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں۔ جنگلیوں نے اپنی عورتوں کو دیکھا تو رک گئے۔ اس کے بعد ماریا نے انہیں ایڈگر کے ساتھ ان کے ماں باپ کے پاس روانہ کر دیا۔ جنگلیوں نے ایڈگر کی خوب باوقت کی، انہیں پھل اور شکرکندی سے لاد دیا۔ رات بھر دریا میں رکنے کے بعد ماریا کا جہاز دوسرے روز صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی عرب لڑکی کو لے کر بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمندر پرسکون تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سمندر کی ہلکی ہلکی موجیں جہاز کے پیندے سے آ کر ٹکرا رہی تھی۔ ایڈگر باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ ماریا ناگ اور امبر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ خدا جانے وہ کہاں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، ناگ راجکماری کو باغی لٹیروں کی قید سے چھڑا کر اس کے ملک میں راج ماتا کے ہاں لے جا رہا تھا۔ راج ماتا کے منتری نے سازش کر کے راجکماری کو اغوا کروا دیا تھا تاکہ جنگل میں جا کر چھپ کر اس سے بیاہ کر لے اور پھر راج پاٹ پر قبضہ کر لے۔ ناگ ہندوستان کے گھنے جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ راجکماری اس کے ساتھ تھی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ رات آ گئی۔ ناگ نے ایک جگہ رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ایک چٹان نے آگے بڑھ کر سائبان تان رکھا تھا۔ ناگ نے راجکماری سے کہا، بہن تم یہاں آرام کرو، میں دور ہٹ کر پہرا دوں گا۔ راجکماری نے کہا، بھیا ناگ اپنی حفاظت کرنا، یہ جنگل سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جنگل سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ ناگ مسکرایا، مجھے سانپ کچھ نہیں کہتے، ہاں تمہاری حفاظت بھی میں ہی کروں گا، سانپ تمہیں بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی راجکماری کو چٹان کے پاس لٹا کر ناگ ذرا دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ آج رات وہ نہیں سونا چاہتا تھا اور جاگ کر راجکماری کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ راجکماری نے کچھ پھل کھا کر پانی پی لیا تھا۔ وہ نرم نرم گھاس پر لیٹی اپنی ماں راج ماتا کو یاد کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ جاتے ہی راج منتری کو دیس نکالا دلوا دے گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ راج منتری بڑا سازشی انسان ہے۔ اس نے سپہ سالار کو بھی اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ وہ طاقتور ہے اور اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر شہر سے باہر نکلوانا آسان نہیں۔ اس قسم کے خیالات میں کھوئی راجکماری کو جانے رات کے کس لمحے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ رات آدھی گزر رہی تھی کہ آسمان پر بجلی چمکی۔ ناگ جاگ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ گھنے درختوں کی شاخوں میں اسے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ گہرا اندھیرا تھا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی، بادلوں کی گرج سنائی دی اور ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ ناگ لپک کر راجکماری کی طرف گیا۔ اس نے راجکماری کو جگا کر کہا، بارش ہونے لگی ہے، ہمیں کسی سائے میں چلا جانا چاہیے۔ پاس ہی ایک ٹیلے کا چھجا آگے کو بڑھا ہوا تھا۔ وہاں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ناگ نے راجکماری کو ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا۔ راجکماری پھر سو گئی۔ ناگ جاگ رہا تھا، جانے کیوں اسے خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ناگ چوکنا ہو کر جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ 2 گھڑ سوار جنگل میں نظر آئے۔ ٹیلے کے پاس آ کر وہ گھوڑوں سے اتر گئے۔ اس ٹیلے کے سائے میں بارش سے پناہ مل سکتی ہے، چلو وہیں چلتے ہیں۔
दोनों ने अपने घोड़े दरख्तों के नीचे खड़े किए और नाग से जरा फासले पर झाड़ियों के पास आकर पत्थरों पर साए में बैठ गए। उनके हुलिये नाग को डाकुओं जैसे मालूम हुए। कांधों पर ढालें लगी थी, तलवारें लटक रही थी। अंधेरे में उनकी शक्लें ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रही थी। नाग को डर था कि कहीं राजकुमारी नींद में बुड़बुड़ाने न लगे या उठकर न बैठ जाए। वो उन डाकुओं से ख्वामख्वाह लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता था। बिजली का कड़ाका गरजा तो राजकुमारी की आंख खुल गई। नाग ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कान के पास मुंह ले जाकर आहिस्ता से कहा, आवाज बिल्कुल ना निकालना, पास ही डाकू बैठे हैं। राजकुमारी डर गई और सहम कर उसने आंखें बंद कर लीं। नाग होशियार होकर बैठ गया। इतने में एक डाकू ने कहा, अगर हम बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे तो वक्त निकल जाएगा, हमें इस तूफानी रात से फायदा उठाना चाहिए। दूसरा डाकू बोला, तो क्या हम इस वक्त जाकर डाका मारें और लड़की को अगवा करके ले जाएं? हाँ, हमें इस वक्त चलकर हमला कर देना चाहिए। चौकीदार की झोंपड़ी ज्यादा दूर नहीं है, उसकी लड़की के एवज जागीरदार हमें 2000 अशरफियां जरूर इनाम में दे देगा। तो फिर चलो। दोनों डाकू झाड़ियों में से निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और बारिश में भीगते जंगल में रवाना हो गए। नाग ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मेरा दिल चाहता है कि मैं गरीब चौकीदार की लड़की को इन बदमाश डाकुओं से बचाऊं, इसलिए तुम इसी जगह चट्टान की खूह में बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं इन डाकुओं के पीछे जा रहा हूँ। राजकुमारी ने कहा, लड़की को बचाना बड़ी अच्छी बात है, मगर वो डाकू तो घोड़ों पर सवार हैं, तुम पैदल चलकर उनका पीछा किस तरह से कर सकोगे? नाग बोला, इसकी तुम फिक्र न करो, मैं उन्हें पकड़ लूंगा, तुम इसी जगह मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं इसी जगह तुम्हें मिलूंगी। राजकुमारी को चट्टान की खोह में छोड़कर नाग जंगल में उस तरफ चल दिया जिधर दोनों डाकू गए थे। बारिश उसी तरह हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे। जंगल के दरख्त रात के अंधेरे में भूत लग रहे थे और उनकी घनी झाड़ियों से पानी टपक रहा था। जब नाग ने महसूस किया कि वो राजकुमारी से काफी दूर निकला है तो उसने अकाब का रूप बदला और दरख्तों के ऊपर आसमान में उड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि दोनों डाकू घोड़े दौड़ाते जंगल की एक कच्ची सड़क पर भागे जा रहे थे। एक छोटी सी नदी अबूर करने के बाद वो एक जगह रुक गए। सामने टीले की ओट में एक झोंपड़ा बना हुआ था। डाकुओं ने घोड़े बाहर बांधे और झोंपड़े का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। बूढ़ा चौकीदार और उसकी लड़की सो रहे थे। शोर सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठे। कौन है? डाकुओं ने बूढ़े को गर्दन से पकड़कर कोने में फेंक दिया और लड़की को खींचकर बाहर ले आए। बूढ़ा उनकी मिन्नतें करने लगा कि उसकी बेटी पर रहम करो, मगर डाकुओं के दिल पर जरा सा भी असर न हुआ। लड़की भी रो रही थी और हाथ जोड़कर कह रही थी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे मेरे बाबा से जुदा ना करो। एक डाकू ने लड़की के मुंह पर जोर से तमाचा मार दिया। बकवास बंद कर, नहीं तो तुम्हारे बाबा की गर्दन उड़ा दूंगा। लड़की सहम गई। डाकुओं ने लड़की को जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर डाल लिया। बादल जोर से गरज उठा, बिजली चमकी, जिसकी रोशनी में डाकुओं को अपने सामने दरख्तों में एक भयानक हाथी का साया नजर आया। उसके साथ ही हाथी की दिल दहला देने वाली चिंगार से जंगल गूंज उठा। हाथी भागो! मगर हाथी की चिंगार सुनकर घोड़े बिदके और अलिफ हो गए। दोनों सवार और लड़की घोड़ों पर से गिर पड़े। हाथी अब उनके सर पर आ गया। ये एक खौफनाक लंबे लंबे कानों और नोकीले दांतों वाला पहाड़ जैसा हाथी था। हाथी ने आगे बढ़कर एक डाकू को अपनी सूंड में लपेटा और ऊपर उठाकर जमीन पर दे मारा। डाकू की कमर की हड्डी टूट गई और वो वहीं बेहोश हो गया। दूसरा डाकू जंगल में भागा। हाथी घूमकर मुड़ा और भागते डाकू का पीछा करने लगा। हाथी की चिंगार से जंगल लरज रहा था। डाकू आगे आगे अंधेरे में जंगल में भाग रहा था। हाथी उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। डाकू ने पीछे मुड़कर देखा, हाथी उसके सर पर पहुंच गया था। उसके सामने एक छोटा सा तालाब आ गया। डाकू ने उसमें छलांग लगा दी कि शायद इस तरह से उसकी जान बच जाए, मगर यही उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी, क्योंकि उसने जिस तालाब में छलांग लगाई थी वो दलदल थी। तालाब की दलदल में गिरते ही डाकू के पांव कीचड़ में नीचे उतरने लगे। वो घबरा गया। उसने जल्दी से ऊपर उठने की कोशिश की, मगर उसके पांव और ज्यादा नीचे धंस गए। अब दलदल ने उसे निगलना शुरू कर दिया। जितनी वो ऊपर उठने की कोशिश करता, उतना ही दलदल में धंसता चला जाता। आखिर दलदल उसकी गर्दन तक पहुंच गई। हाथी किनारे पर खड़ा उस खूनी डाकू की मौत का मंजर खामोशी से देख रहा था। जब दलदल डाकू के मुंह तक आई तो उसने एक चीख मारी। चीख अभी उसके होठों पर ही थी कि दलदल ने उसका मुंह भी निगल लिया। बिजली चमकी तो हाथी ने देखा कि डाकू दलदल में गायब हो गया था। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर खुशी का एक नारा लगाया और वापस चला। झोंपड़ी के पास जाकर उसने दोबारा नाग की शक्ल बदल ली और झोंपड़े में आकर चौकीदार को तसल्ली दी और कहा, बाबा अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, डाकू मारे गए हैं। चौकीदार ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा, अगर खुदा मेरी मदद को हाथी ना भेजता तो ये जालिम मेरी बच्ची को अगवा करके ले जा चुके होते। नाग ने डाकुओं के घोड़ों को पकड़ लिया। एक घोड़े पर वो खुद सवार हुआ और दूसरे घोड़े को साथ लेकर वो जंगल में से गुजरता उस चट्टान के पास आ गया जहां राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। नाग को घोड़े सवार देखकर उसने कहा, ये घोड़े कहाँ से आ गए? नाग ने सारी कहानी बयान कर दी कि किस तरह जंगल में से एक हाथी ने निकलकर डाकुओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि हाथी वो खुद था, मगर उसने राजकुमारी को कुछ न बताया। अब बारिश थम गई थी। आसमान सुबह की रोशनी भी झलकने लगी थी।
नाग ने राजकुमारी को दूसरे घोड़े पर सवार कराया और उसके महल की तरफ रवाना हो गया। जंगल से बाहर निकले तो सामने एक सरसब्ज मैदान और आगे खेत थे। धूप खूब चमक रही थी और राजकुमारी के महल और शहर की दीवारें दिखाई दे रही थी। राजकुमारी ने खुश होकर कहा, वो हमारा शहर, हमारा महल है। वहाँ मेरी माँ मेरी याद में रो रही होगी। वो मुझे देखकर किस कदर खुश होगी। मगर राजमंत्री जल जाएगा। वो मुझे एक बार फिर अगवा करवाने या कत्ल करवाने की जरूर कोशिश करेगा। वो हमारी राजगद्दी पर कब्जा करना चाहता है। वो जब तक मैं जिंदा हूँ, राजमाता जिंदा है, वो इस साजिश में कामयाब नहीं हो सकता। नाग ने कहा, राजमंत्री अपनी नापाक कोशिश में हरगिज कामयाब न होगा। राजगद्दी पर तुम ही बैठोगी और अपनी मर्जी से शादी करोगी। राजकुमारी ने कहा, जिस राजकुमार से मैंने शादी करनी है उसे भी राजमंत्री ने कैदखाने में डाल रखा है। नाग बोला, घबराओ नहीं, मैं उसे भी कैदखाने से निजात दिलाऊंगा। इसी तरह बातें करते और घोड़े दौड़ाते वो शहर की दीवार के पास पहुंच गए। दरवाजे पर सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने राजकुमारी को देखकर खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। शहर में एकदम खबर फैल गई कि खोई हुई राजकुमारी वापस शहर में आ गई है। महल में भी ये खबर पहुंच गई। राजमंत्री परेशान होकर महल से बाहर आ गया। राजमाता तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजकुमारी घोड़े पर सवार बड़ी शान से चली आ रही थी। नाग भी घोड़े पर सवार उसके साथ साथ था। राजमंत्री ने मुंह रखने के लिए झूठ मूठ खुशी का इजहार किया और ऐलान किया कि राजकुमारी की वापसी की खुशी में महल में 2 रोज तक जश्न मनाया जाएगा। राजकुमारी को राजमाता ने गले लगा लिया और उसे लेकर महल में चली गई। नाग भी उसके साथ साथ था। राजमंत्री एक बार फिर परेशान हो गया। राजकुमारी जब तक वो जिंदा थी या उसकी बीवी नहीं बन जाती थी, राजगद्दी पर वो कब्जा नहीं कर सकता था, क्योंकि रियाया राजकुमारी को पसंद करती थी। राजमंत्री जबरदस्ती तख्त पर कब्जा करके रियाया को नाराज नहीं करना चाहता था। अब उसने अपने वजीर से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। आखिर उसने फैसला किया कि पहले काम तो यही किया जाए कि तहखाने में कैद राजकुमारी के मंगेतर को कत्ल कर दिया जाए, ताकि एक दुश्मन तो खत्म हो। उसके बाद राजमाता और राजकुमारी को खाने में आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर मार दिया जाए। राजमंत्री ने अपने एक खास गुलाम को हुक्म दिया कि तहखाने में जाकर राजकुमार को कत्ल कर दिया जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी रात नाग भी राजकुमारी के कहने पर उसके मंगेतर राजकुमार की तलाश में तहखाने की तरफ गया। राजकुमारी ही ने उसे तहखाने का पूरा रास्ता बता दिया था। महल की राहदारियों में चिराग चल रहे थे, हर जगह पहरा था, कोई चिड़िया भी वहां पर नहीं मार सकती थी। फिर नाग किस तरह वहां जा सकता था? नाग के पास तो तहखाने में जाने के लिए कई जरिए थे। बस नाग ने एक स्याह रंग के सांप का रूप बदला और राहदारियों की छत पर से होता हुआ तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक आदमी मुंह सर लपेटे चला जा रहा है। नाग ने उसका कोई ख्याल न किया और राजकुमारी के बताए हुए रास्ते पर रेंगता चला गया। बाएं जानिब घुमा तो सामने तहखाना था। बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने सांप को न देखा, वो रेंगता हुआ तहखाने की सुलाखों में से अंदर दाखिल हो गया। इतने में वो आदमी भी सिपाही के पास आकर रुक गया। उसने एक अंगूठी निकालकर सिपाही को दिखाई। ये राजमंत्री की अपनी खास अंगूठी थी। उसे देखते ही सिपाही ने सर झुकाया और वहां से चला गया। वो आदमी राजमंत्री का भेजा हुआ गुलाम था जो राजकुमार को कत्ल करने आया था। गुलाम ने जेब से चाबी निकालकर कैदखाने का ताला खोला और अंदर आ गया। राजकुमार सर झुकाए कोने में पत्थर की सिल पर बैठा था। दीवार पर एक नन्हा सा दिया जल रहा था। कोने में सांप भी दीवार के साथ लगा बैठा था। राजकुमार ने गुलाम को आते देखा तो सर उठाकर पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म भेजा है राजमंत्री ने? गुलाम ने बगल में से छुरा निकालकर कहा, उसने तुम्हारा सर मंगवा भेजा है, क्या तुम तैयार हो? बहादुर राजकुमार ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन अगर तुम मुकाबला करके मेरा सर ले जाते तो मेरे दिल में कोई हसरत न रहती। गुलाम हंसा, अब ये हसरत तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी। 2 जानू होकर सर झुका दो ताकि मैं तुम्हारी गर्दन से तुम्हारा सर अलग कर दूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। राजकुमार ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए खुदा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हारी मर्जी के आगे सर झुकाता हूँ। और राजकुमार ने सर झुका दिया। गुलाम छुरा हाथ में लेकर आगे बढ़ा ताकि राजकुमार का सर काटकर उतार दे कि अचानक एक जानिब से फुनकार की गजबनाक आवाज़ आई। गुलाम ने पलट कर देखा, एक स्याह नाग जमीन से 5 फीट ऊपर को उठा, फन फैलाए झूम रहा था और अपनी लाल लाल आंखों से गुलाम को घूर रहा था। गुलाम पर जैसे सांप की आंखों ने जादू कर दिया। वो पत्थर का बुत बना खड़ा सांप को तकता रहा। राजकुमार सहम कर परे हट गया। सांप ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। गुलाम एकदम जैसे होश में आ गया। उसने पीछे हटकर पत्थर लहराया और जोर से सांप की तरफ फेंका। सांप ने गर्दन एक तरफ कर ली। यह बड़ा खतरनाक हमला था। इस हमले में से नाग हलाक हो सकता था। नाग ने इस किस्म का खतरा शायद पहले कभी मोल नहीं लिया था। बहरहाल गुलाम का वार खाली किया था और अब हमला करने की बारी सांप की थी। उसने फन आगे को मारा, गुलाम गिर पड़ा। सांप उसकी गर्दन पर आ गया और झुककर गुलाम की आंखों में घूरने लगा। गुलाम का सारा जिस्म पसीने में तरबतर हो गया और फिर राजकुमार ने देखा कि सांप ने बड़ी तेजी से गुलाम की गर्दन पर दोबारा डस दिया और अंधेरे में गायब हो गया। गुलाम का जिस्म सांप के जहर से सुन्न हो गया। फिर वो पत्थर बन गया और मर गया। राजकुमार उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे में नाग इंसान की शक्ल में नमदार हुआ और बोला, मेरे साथ चले आओ।
राजकुमारी ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है, जल्दी करो, वक्त कम है। राजकुमार को नाग ने गुलाम के कपड़े पहना दिए और अंधेरे में उसे राहदारियों से गुजारा और राजकुमारी के महल में ले आया। राजकुमारी ने अपने मंगेतर को देखा तो खुशी से निहाल हो गई। नाग ने कहा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन राजमंत्री अभी बाकी है। जब तक वो जिंदा है तुम गैर महफूज हो और उस राजगद्दी पर खतरा मंडलाता रहेगा। राजकुमार बोला, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं सुबह होने से पहले पहले उसे जाकर ख़त्म कर दूं। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम्हारा राजकुमारी और राजमाता के पास रहना बहुत ज़रूरी है। राजमंत्री को मैं संभाल लूंगा। राजकुमार ने कहा, मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि वो सांप कहाँ से आ गया जिसने गुलाम को डसकर मेरी जान बचाई। राजकुमारी बोली, उसे खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था कुंवर जी। नाग मुस्कुराया। राजकुमारी ठीक कहती है, खुदा ने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी जान बच गई। अब तुम्हें राजकुमारी के महल में ही राजमाता के साथ रहना होगा, क्योंकि राजमंत्री को जब अपने गुलाम की लाश की खबर मिली तो वो गुस्से से दीवाना हो जाएगा और तुम्हें कत्ल करने खुद आ जाएगा। फिर जब उसे तुम्हारे गायब होने का पता चलेगा तो वो सारे महल में तुम्हें तलाश करेगा। राजकुमार बोला, वो मुझे सारी जिंदगी तलाश नहीं कर सकेगा नाग भाई। ठीक है, उसके बावजूद तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रात गुजर गई, दिन चढ़ा तो राजमंत्री को खबर मिली कि गुलाम को सांप ने डस दिया है और राजकुमार कैदखाने से भाग गया है। राजमंत्री गुस्से से नीम पागल हो गया। उसने अपने खुफिया सिपाहियों को हुक्म दिया कि सारे महल की तलाशी ली जाए और राजकुमार जहां मिले उसे उसी जगह ख़त्म कर दिया जाए और जिसने उसे पनाह दे रखी हो उसे भी उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। सिपाही महल के कोने कोने में फैल गए। राजकुमार और राजमाता के महल में ऊपर वाले कमरे में छुपा हुआ था। सिपाही तलाशी लेते हुए वहां भी आ गए। नाग वहां नहीं था। सिपाहियों ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो ऊपर वाले कमरे में भी गए। उस कमरे पर ताला लगा था। राजमाता और राजकुमारी घबरा रही थी। सिपाहियों ने चाबी मांगी तो राजमाता ने कहा, यह कमरा तो कई सालों से बंद पड़ा है, इसकी चाबी हमारे पास नहीं है। सिपाहियों ने ताला तोड़ दिया और कमरे में दाखिल हो गए। राजकुमारी और राजमाता के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब राजकुमार को सिपाहियों से कोई नहीं बचा सकेगा। इतने में नाग वहां आ गया। राजकुमारी ने हालात से उसे बाखबर किया तो नाग ने जल्दी से कहा, तुम दोनों कमरे में जाकर बैठो, मैं सिपाहियों की खबर लेता हूँ। खबरदार, तुम में से कोई भी बाहर न निकले। दोनों माँ बेटी को कमरे में धकेल कर नाग ऊपर आ गया। उसने दरवाजे में से झांक कर अंदर देखा। सिपाही तलाशी ले रहे थे। राजकुमार ऊपर छत्ती में संदूकों के पीछे छुपा हुआ था। एक सिपाही ने ऊपर इशारा करके कहा, उस पर छत्ती में भी तलाश करो। दो सिपाही तलवारें लेकर ऊपर चढ़ गए। संदूकों के पीछे राजकुमार बाहर निकल आया और ललकार कर बोला। कोई आगे बढ़ा तो उसकी खैर नहीं। राजकुमार के हाथ में एक लोहे की सुलाख थी। सिपाही उस पर टूट पड़े। राजकुमार बहादुर नौजवान था, उसने नीचे छलांग लगा दी। मुकाबला शुरू हो गया। एक सिपाही गिरा तो राजकुमार ने उसकी तलवार छीनकर लड़ना शुरू कर दिया, मगर सिपाही ज्यादा थे। राजकुमार इतने सारे सिपाहियों का मुकाबला करते करते थक गया। वो कोने में जा लगा। चारों सिपाही उस पर तलवारों से हमले करने लगे। नाग तेजी से अंदर आ गया। सिपाही राजकुमार पर तलवारें चला रहे थे। राजकुमार उनके वार बड़ी मुश्किल से बचा रहा था कि अचानक कमरे में हाथी की चिंगाड़ गूंज उठी। सिपाहियों ने घबराकर पीछे देखा कि यह हाथी ऊपर कमरे में कहां से आ गया, लेकिन इस दौरान में हाथी ने एक सिपाही को उठाकर छत पर पटक दिया था और दूसरे को पांव तले डालकर कुचल कर रख दिया था। दूसरे सिपाही बाहर को भागे, मगर हाथी ने उन्हें भी सूंड से पकड़कर नीचे गिरा लिया। सिपाहियों की तलवारें घबराहट में गिर पड़ी थी। वो शशतर थे कि यह हाथी कहां से आ गया। इतना बड़ा और खौफनाक हाथी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमार भी सहमा हुआ कोने में दुबका था कि जाने अब हाथी उसके साथ क्या सलूक करे। हाथी ने पांचों सिपाहियों को हिला किया और सूंड हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही राजकुमार की जान में जान आई। वो तेजी से लपक कर नीचे राजमाता और राजकुमारी के कमरे में आ गया। ऊपर हाथी आ गया है। राजकुमारी और राजमाता ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। हाथी गायब हो चुका था। नाग नीचे आ गया। राजकुमार ने उसे भी हाथी के बारे में बताया। नाग ने कहा, हाथी आया था, चला गया है। अब हमें राजमंत्री से निपटना है। हाथी हमारी मदद करने आया था, उसे भूल जाना चाहिए। फिर उसने राजमाता से पूछा कि महल में कोई ऐसी खुफिया जगह है जहाँ कुछ दिनों के लिए राजकुमार और राजकुमारी को छुपा दिया जाए। राजमाता ने कहा, एक खुफिया तहखाना है जिसको मेरी ख्वाबगाह से रास्ता जाता है। उस तहखाने में इन दोनों को छुपाया जा सकता है। नाग ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, क्या तुम 2-1 दिन के लिए वहां रह लोगी? राजकुमारी ने कहा, क्यों नहीं, रह लूंगी। अगर ये जरूरी है तो मैं जरूर तहखाने में रह लूंगी और फिर राजकुमार भी तो मेरे साथ ही होगा। नाग ने कहा, बल्कि मेरा ख्याल है कि राजमाता को भी तुम लोगों के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि राजमंत्री कोई सख्त कदम उठा ले। क्या ख्याल है राजमाता आपका? तुम जिस तरह कहोगे हम उसी तरह करेंगे बेटा। अगर तुम इसी में हमारी बेहतरी समझते हो तो मैं आज शाम को ही दोनों बच्चों को लेकर ख्वाबगाह वाले खुफिया तहखाने में चली जाऊंगी। नाग ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग शाम होने का इंतजार न करें, बल्कि अभी इसी वक्त वहां चले जाएं, क्योंकि राजमंत्री के पास ऊपर वाले कमरे में पड़ी सिपाहियों की लाशें भी गईं तो वो गुस्से में बेफर जाएगा। उसी वक्त राजमाता, राजकुमारी और राजकुमार शाही ख्वाबगाह वाले तहखाने में चले गए। ये तहखाना एक छोटा सा कमरा था जहां जरूरत की हर शय मौजूद थी।
नाग उन्हें तहखाने में छोड़कर ऊपर आ गया। महल में वो अजनबी था। राजमंत्री ने उसे देखा नहीं था। नाग चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके राजमंत्री का काम तमाम कर दिया जाए और वो इस काम से फारिग होकर मारिया और अंबर की तलाश में रवाना हो। वो राजमाता के कमरे में खिड़की के पास खड़ा नीचे महल के बाग में देख रहा था। उसने देखा कि राजमंत्री बड़े गुस्से के आलम में ऊपर की तरफ चला आ रहा है। 2 सिपाही उसके पीछे पीछे चले आते हैं। नाग समझ गया कि सिपाहियों की मौत की उसे खबर कर दी गई है। राजमंत्री की निगाह खिड़की की तरफ उठ गई। राजमाता के कमरे की खिड़की में एक अजनबी को देखकर राजमंत्री ने इशारे से पूछा कि ये कौन है। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, ये राजकुमारी का भाई है। कौन सा भाई? हमने तो आज तक उसे नहीं देखा। हुजूर, राजकुमारी इसे अपना भाई ही कहती है। बकवास बंद करो और इस शख्स को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म। सिपाही तलवार न्याम से निकालकर ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। नाग ने यह सारा खेल देख लिया था। वो पीछे हट गया और आने वाले सिपाही का इंतजार करने लगा। सिपाही ने धड़ाक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और तलवार हाथ में लिए अंदर आकर बोला, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ। राजा ने तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। कमरे में कोई भी नहीं था। सिपाही ने इधर उधर तलाश किया। आखिर कहाँ चला गया वो? अभी तो खिड़की में खड़ा नीचे देख रहा था। यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर बाहर जाता तो सीढ़ियों पर उसे मिल जाता। फिर ये नौजवान कहाँ रफू चक्कर हो गया? नाग कमरे में वाकई नहीं था। वो एक नन्ही सी चिड़िया की शक्ल में वहाँ से उड़ गया था और उस वक्त राजमंत्री की बारादरी की छत पर बैठा राजमंत्री के वापस अपने महल में आने का इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर बाद राजमाता के महल के दरवाजे में राजमंत्री नमदार हुआ। वो बेहद गुस्से में था और सिपाहियों को डांट डपट रहा था। नमक हरामो, तुम्हारे होते हुए राजमाता, राजकुमारी और राजकुमार तीनों भाग गए। तुम सबको उल्टा लटका दूंगा। कमबख्त कहते हैं। ऊपर हाथी आ गया है। हरामखोर, हाथी ऊपर कहाँ से आ सकता है? फिर उसने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, अगर आज रात तक तुम लोगों ने राजमाता, राजकुमारी और राजकुमार के सर मेरे सामने लाकर ना रखे तो मैं तुम सबको अंधे कुएं में फेंकवा दूंगा। नाग चिड़िया के रूप में बारादरी की छत पर बैठा ये सब कुछ देखता रहा। राजमंत्री अपने महल में आ गया और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसने अपने खास नजूमी को बुलवाया और उसके आगे अपनी मुसीबत बयान करके कहा, गुरुजी, भगवान के लिए मुझे बताइए कि मेरी किस्मत में राजगद्दी लिखी है कि नहीं। कमबख्त, ये राजकुमारी और राजमाता फिर गायब हो गए हैं। नजूमी ने सर झुकाकर कहा, अभी जायचा बनाकर बताए देता हूँ महाराज। ये नजूमी बड़ा तजर्बाकार बूढ़ा था और उसकी बात कभी झूठ नहीं होती थी। उसने उसी वक्त जायचा बनाया और फिर खामोश हो गया। राजमंत्री ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है गुरुजी, आप खामोश क्यों हो गए? नजूमी बोला, सरकार जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ। हाँ हाँ जल्दी कहो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जल्दी बताइए हमारी किस्मत में क्या लिखा है। नजूमी ने कहा, सरकार, मेरा जायचा बता रहा है कि आपकी जान सख्त खतरे में है। आज की रात आप पर बहुत भारी है। अगर आप इसी महल में रहे तो आप जिंदा नहीं बच सकेंगे। राजमंत्री का मुंह खुले का खुला रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हजूर, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि मेरा जायचा और आपकी किस्मत बोल रही है। कोई इलाज? कुछ नहीं सरकार, जायचा बड़ा साफ साफ बोल रहा है और पुकार पुकार कर कह रहा है कि आज की रात अगर राजमंत्री जी अगर इस महल में रहे तो जिंदा नहीं बच सकेंगे। देखिए, ये एक स्याह नाग फन उठाए आपके सितारे के ऊपर झुका हुआ है। राजमंत्री डर गया, जल्दी से बोला, तो फिर मैं क्या करूं गुरुजी? आप जैसे भी हो राजमहल से किसी दूसरी जगह चले जाएं। क्या मौत उस जगह नहीं आएगी? ये सांप उस जगह भी मेरा पीछा नहीं करेगा? नजूमी बोला, अगर आप जमीन के नीचे जाकर किसी जगह छुप जाएं तो सांप वहां आपको तलाश नहीं कर सकेगा। वो जगह महल से बाहर होनी चाहिए। राजमंत्री ने कहा, मैं खुफिया सुरंग की मदद से शाही महल से निकलकर पहाड़ी के तहखाने में चला जाता हूँ। जल्दी करें, वक्त गुजरता जा रहा है। मैं आपके जायचे में काले नाग की फुनकार की आवाज़ें सुन रहा हूँ। ये आवाज़ें करीब से करीब आती जा रही हैं। राजमंत्री खौफ से उछल पड़ा। मुझे कब तक वहाँ रहना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोज़ तक आप पहाड़ी के अंदर वाले तहखाने में रहेंगे। उसके बाद आपके सितारे से वबाल टल जाएगा। राजमंत्री उसी वक्त उठा और खुफिया रास्ते से गुजरकर उस सुरंग में आ गया जो शाही महल के नीचे से निकलकर महल से 1 मील दूर एक पहाड़ी के अंदर चली गई थी। यहाँ एक तहखाना बनाया गया था जिसमें राजा की नई जिंदगी की तमाम सहूलतें मौजूद थीं। राजमंत्री ने अपने 2 वफादार सिपाही साथ लिए और सुरंग से होता हुआ तहखाने में पहुंच गया। उधर नाग ने शाही महल में कभी चिड़िया, कभी बिल्ली और कभी सांप की शक्ल में राजमंत्री की तलाश शुरू कर दी। राजमंत्री उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। नाग परेशान हो गया कि यह बदबख्त कहाँ गुम हो गया। महल में कोई सिपाही भी राजमंत्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। नाग बिल्ली की शक्ल में नीचे वाले तहखाने का चक्कर भी लगाया था, वहां भी राजमंत्री नहीं था। नाग वापस ऊपर आ रहा था कि उसने 2 सिपाहियों को आपस में बातें करते देखा। नाग बिल्ली की शक्ल में उनके करीब आकर प्यार से म्याऊं म्याऊं करने लगा। सिपाही ने खुश होकर बिल्ली को उठाकर गोद में बिठा लिया और सर पर हाथ फेरकर प्यार करने लगा। बड़ी प्यारी बिल्ली है, मगर पहले इसे महल में कभी नहीं देखा। दूसरा सिपाही बोला, कहीं बाहर से आ गई होगी, आजकल तो महल में अजीब अजीब बातें होती रहती हैं। पहला सिपाही बोला, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि राजमंत्री कहाँ चले गए हैं? भाई मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ शाम को
शाही बावर्ची की जुबानी सुना था कि राज मंत्री का खाना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो शाही महल में ही हैं, मगर शाही महल में तो वो कहीं भी नहीं है। शायद किसी जगह छुप गए होंगे, किसी से डर कर। राजमंत्री के भी दुश्मन होंगे। मेरा ख्याल है कि अगर राजमंत्री किसी जगह महल के अंदर ही छुपे हुए हैं तो वो सुरंग वाले तहखाने में ही होंगे। मेरा भी यही ख्याल है। क्या तुम कभी उस तहखाने में गए हो? एक दो बार गया था, जब राजमाता को वहाँ कैद रखा गया था। वैसे तो वहाँ आराम की हर शय मौजूद है, मगर बड़ी खौफनाक जगह है। मैं वहाँ कभी नहीं गया। उसका रास्ता महल के नीचे से जाता है क्या? हाँ भाई, शाही हमाम के साथ एक सीढ़ी नीचे उतरती है, बस वही सुरंग का दरवाज़ा है। हर वक्त पहरा लगा रहता है वहाँ। चलो छोड़ो यार, हमें क्या, वहाँ तो दुश्मन को भी भगवान ना ले जाए। नाग बिल्ली के रूप में सिपाही की गोद में बैठा ये सब कुछ सुन रहा था। बिल्ली का रूप बदलना उसके लिए बड़ा फायदेमंद रहा था। उसे सुरंग के रास्ते का पता चल गया था। सिपाही ने उठते हुए बिल्ली को प्यार किया तो वो उछलकर दूर भाग गई। अब बिल्ली को हमाम की तलाश थी। बिल्ली महल के बाग में आ गई। यहाँ नाग ने फिर से इंसान का रूप धारा। अब वो राज महल के एक सिपाही के भेष में था। उसे देखकर किसी को शक नहीं हो सकता था कि वो बाहर का आदमी है। महल में चल फिर कर उसने आखिर हमाम का पता लगाया। हमाम में सिर्फ राजा के खानदान के लोग ही नहाया करते थे। ये पुराना हमाम था, अब वहाँ कोई नहीं नहाता था। हमाम के साथ ही एक अंधेरी सीढ़ियाँ नीचे हो जाती थी। नाग ने वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखा और नीचे उतर गया। अब उसके सामने एक तंग सा रास्ता था जो बाएं जाने मुड़ गया। आगे दरवाज़ा था। दरवाजे पर एक हट्टा कट्टा सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने एक और सिपाही यानी नाग को आते देखा तो बोला, तुम किस लिए इधर आए हो? नाग ने कहा, यार ऊपर फिरते फिरते तंग आ गया था, सोचा ज़रा तुम्हारे पास बैठकर गपशप ही कर लूँ। पहरेदार ने मशल की रोशनी में गौर से नाग को देखकर कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी महल में नहीं देखा, तुम कौन हो? नाग ने जल्दी से कहा, असल में मैं रूपनगर से कल ही आया हूँ। राजमंत्री के चाचा ने मुझे यहाँ बुलवाया है। पहरेदार को कुछ शक सा पड़ गया, फिर बोला, तुम इधर क्यों आए हो? यार कह जो दिया, ज़रा जी बहलाने तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैंने यहाँ कोई खेल तमाशा तो नहीं लगा रखा। अब तुम ऐसा करो कि जिधर से आए हो उधर को वहीं चुपचाप वापस चले जाओ। नाग ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें जादू का तमाशा दिखाऊं? क्या मतलब? पहरेदार ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? नाग मुस्कुरा दिया, यार बात यह है कि मैंने कुछ अरसा अफ्रीका के जंगलों में गुजारा है। वहाँ मेरी मुलाकात एक जादूगर से हो गई थी। उसने मुझे जादू सिखा दिया था। अपने जादू का कमाल दिखाऊं तुम्हें? तुम किस किस्म का जादू चाहते हो? नाग बोला, मसलन मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि जिसके असर से इस इलाके के सारे सांप जमीन से निकलकर मेरे पास आ जाएंगे। ये तो सपेरे जोगी भी करते हैं, इसमें ऐसी अनोखी बात क्या है? पहरेदार ने बेदिली से कहा। नाग ने कहा, अच्छा तो फिर मैं तुम्हें एक और जादू दिखा सकता हूँ। वो क्या? वो ये कि मैं खुद इंसान से सांप बन सकता हूँ। पहरेदार ने घूर कर नाग को देखा और कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। नाग कहने लगा, हरगिज़ नहीं, तुम जिस जानवर का नाम लो मैं वही जानवर बन जाऊंगा। हाथी, शेर, घोड़ा, बकरी, लूमड़, सांप, मगरमच्छ, तुम नाम तो लेकर देखो। पहरेदार ने सोचा कि ये कोई पागल सिपाही है जो शायद पहरा देते देते दीवाना हो गया है और अब उसका दिमाग खराब करने वहाँ आ गया है। उसने कहा, तो फिर चलो मगरमच्छ बनकर यहाँ से भाग जाओ। पहरेदार ने तो मजाक में कहा था, मगर इधर क्या हुआ कि नाग ने मुस्कुराकर आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया और दूसरे ही लम्हे पहरेदार सिपाही की खौफ से चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने फर्श पर एक भयानक मुंह वाला लंबा मगरमच्छ उसकी तरफ देखकर गुर्रा रहा था। इससे पहले कि मगरमच्छ पहरेदार पर हमला करता, वो सर पर पांव रखकर ऊपर को भाग गया। नाग अब उसका पीछा नहीं करना चाहता था। ऊपर जाने के बजाय नाग ने इंसान का रूप धारा और दरवाजे का ताला तोड़कर सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में अंधेरा था और रास्ता तंग था। छत भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। नाग आगे बढ़ता चला गया। काफी दूर तक चलने के बाद नाग को दूर एक रोशनी नजर आई। यहाँ से सुरंग दाएं जाने मुड़ गई थी और दीवार के साथ एक चिराग जल रहा था। नाग दाएं जाने मुड़ने के बाद कोई 100 कदम चला होगा कि एक और रोशनी नजर आई। ये एक बड़ा चिराग था जो दीवार में लगा हुआ था। नाग दीवार के साथ साथ लगकर चल रहा था। चिराग की रोशनी में नाग ने एक दरवाजा देखा जो बंद था। नाग दरवाजे के पास आकर रुक गया। एक सुराख में से उसने अंदर देखा कि बड़ा सजा सजाया कमरा था। कालीन बिछा था, मसहरी लगी थी, दीवार पर तलवारें लटकी थी। राजमंत्री मसहरी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसके हाथ में मोर के पर का कलम था। सोने की दवात पास रखी थी और किसी तख्ती पर वो कुछ लिख रहा था। नाग का शिकार उसके सामने था। अभी वो अंदर जाने की तरकीब पर गौर कर ही रहा था कि सुरंग में शोर हुआ। यूं लगा जैसे सिपाही अंदर भागे आ रहे हैं। नाग जल्दी से सांप बनकर सुरंग की छत से जा लगा। इतने में 6-7 सिपाही तलवारें लहराते भागते हुए आए और उन्होंने राजमंत्री का दरवाज़ा खटखटाया। राजमंत्री ने दरवाज़ा खोलकर गुस्से में कहा, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? एक सिपाही ने झुककर कहा, सरकार इधर कोई मगरमच्छ तो नहीं आया? राजमंत्री ने चौंक कर कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहाँ मगरमच्छ कहाँ से आ सकता है? सिपाही बोला, सरकार ये कहता है कि एक जादूगर सिपाही की शक्ल में आया था, फिर वो मगरमच्छ बनकर सुरंग में उतर गया है। बकवास बंद करो, भागो यहाँ से, राजमंत्री ने कहा। फिर कुछ सोचकर बोला, ठहरो, 2 आदमी यहाँ पहरा दो, बाकी चले जाओ। राजमंत्री को नजूमी की पेशगोई याद आ गई थी कि आज की रात उस पर भारी है। सोचा जाने मौत मगरमच्छ के रूप में ही उसका पीछा कर रही हो।
वो डर गया था। उसे कुछ यकीन सा होने लगा था कि मौत उसका बराबर पीछा कर रही है। 2 सिपाही दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे, बाकी चले गए। राजमंत्री ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से ताला लगा लिया, मगर इस दौरान में नाग सांप के रूप में रिंगता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अब रात हो गई थी। राजमंत्री मसहरी पर लेट गया। लिखने को उसका जी नहीं चाह रहा था। फिर वो उठकर टहलने लगा। जब थक गया तो मसहरी पर बैठ गया। कमरे की छत पर फानूस रोशन था। उसकी रोशनी में अचानक जैसे राजमंत्री को कुछ नजर आया और खौफ से उसका सारा जिस्म पसीने में भीग गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके सामने एक 6 फीट लंबा सांप कुंडली मारे अपना फन पूरा खोले उसे अपनी लाल लाल खूनी आंखों से घूर रहा था। सांप का चेहरा बड़ा डरावना था। उसके माथे पर स्याह बाल थे और वो बार बार अपनी 2 शाखा जुबान बाहर निकाल रहा था। सांप आगे बढ़ा। राजमंत्री मसहरी पर खड़ा हो गया। अब उसने जोर से चीख मारी। चीख की आवाज़ सुनकर बाहर पहरा देते सिपाही ने जोर से धक्का मारकर दरवाजे की कुंडी तोड़ डाली और तलवार लहराता अंदर आ गया। इस दौरान में सांप ने राजमंत्री को काट लिया था। वो मसहरी पर गिरा, तड़प रहा था। सिपाही ने सांप पर तलवार से वार किया। सांप उछलकर मसहरी की दूसरी जानिब जा गिरा। सिपाही ने दूसरी तरफ आकर वार करना चाहा, मगर सांप अचानक गायब हो गया। अब दूसरा सिपाही भी तलवार लिए वहां आ गया था। राजमंत्री के मुंह से झाग निकल रहा था। वो दम तोड़ रहा था। सांप को मारो। सांप किधर चला गया? सिपाही ने चिल्लाकर कहा। सांप कहीं नहीं मिल रहा था। फिर एक चिड़िया मसहरी की छत पर से फुर करके उड़ी और खुले दरवाजे में से निकलकर सुरंग की तरीकी में गायब हो गई। नाग वहां से सीधा राजमाता के पास आया। उसने बताया कि राजमंत्री खत्म हो गया है और अब वो राजगद्दी के मालिक हैं। अगले रोज राजकुमार और राजकुमारी का ब्याह हो गया और राजमाता ने राजकुमार को तख्त पर बिठा दिया। इस काम से फारे होकर नाग ने इजाजत ली और मारिया और अंबर की तलाश में वहां से निकल खड़ा हुआ। वो घोड़े पर सवार होकर शहर से निकला था। राजमाता के सिपाही उसे काफी दूर तक छोड़ने आए थे। फिर नाग ने उनको वापस भेज दिया और अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ा। वो साहिल समंदर की तरफ जाना चाहता था ताकि वहां से किसी जहाज पर सवार होकर मुल्क इराक, बसरे या यमन की तरफ चला जाए, क्योंकि उसका दिल कहता था कि उन इलाकों में उसकी मुलाकात मारिया या अंबर से हो जाएगी। जंगल में दाखिल होते ही उसने घोड़े को आज़ाद कर दिया और खुद बाज की शक्ल में आसमान पर उड़ना शुरू कर दिया। सारा दिन वो उड़ता रहा। रात को उसने जंगल में एक जगह आराम किया और सुबह को फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। दूसरे रोज दोपहर के बाद उसे दूर से समंदर नजर आ गया। उसने जहाज के बादबान भी देखे। समंदर देखकर नाग बड़ा खुश हुआ। बंदरगाह पर रौनक थी। नाग ने दोबारा इंसान की शक्ल बदली और पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि एक जहाज शाम के वक्त वहां से मुल्क बसरे को रवाना होने वाला है। नाग के पास किराए के पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि इस तरह से बगैर किराए के जहाज में सफर करना ठीक नहीं होगा। बस वो बंदरगाह से दूर सहरा में एक जगह दरख्तों के पास चला गया। उसने सांस खींचकर मंत्र पड़ा तो एक सांप रेत के टीले में से निकलकर उसके आगे झुक कर बैठ गया। ऐ नाग देवता, मेरी खुशकिस्मती है कि आप इस इलाके में तशरीफ लाए। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं, मुझे आपकी खिदमत करके बेहद खुशी होगी। नाग ने कहा, मुझे बसरा जाना है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं, क्या यहाँ कोई खजाना दफन है? सांप ने कहा, नाग देवता, खजाना तो इस सारे इलाके में कहीं नहीं, लेकिन मेरे बिल में एक अरसे से सोने के अशरफियों की एक थैली रखी है, मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। जल्दी से ले आओ, मुझे अशरफियों की ही ज़रूरत है। नाग ने झट खुश होकर कहा, जो हुक्म मेरे देवता, और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद सांप वापस आया तो उसने मुंह में एक थैली उठा रखी थी। यह थैली सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। सांप ने थैली नाग के कदमों में डालकर सर झुका कर कहा, इसे कबूल करो मेरे देवता। शुक्रिया मेरे भाई, अब तुम जा सकते हो। सांप ने झुककर नाग को सलाम किया और वहां से चला गया। नाग ने देखा थैली सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। सबसे पहले तो नाग ने बंदरगाह की दुकानों पर जाकर अपने लिए बड़े अच्छे अच्छे कीमती कपड़े खरीदे और पहने। फिर किराया अदा करके बहरी जहाज में सवार हो गया। अपने कपड़ों से वो कोई सूडानी ताजर लगता था। शाम के वक्त जहाज पर चिराग और मशलें रोशन कर दी गई। शाम के बाद हवा साहिल से समंदर की तरफ चलने लगी तो जहाज का लंगर उठाकर उसके बादमान खोल दिए गए। जहाज ने समंदर में सफर शुरू कर दिया। मौसम बड़ा अच्छा था। समंदर में कोई तूफान नहीं था। 3 दिन तक जहाज बड़े सुकून के साथ समंदर में सफर करता रहा। चौथे रोज आसमान पर अचानक बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। फिर तेज हवाएं चलने लगी और समंदर में उठती बड़ी बड़ी लहरों ने जहाज को उछालना शुरू कर दिया। जहाज के बादबान समेट दिए गए थे। फिर भी तूफान इस कदर शदीद था कि जहाज उलट गया। नाग उस वक्त जहाज के अर्शे पर दरवाजे में खड़ा था कि एक पहाड़ जैसी लहर आई और जहाज से टकरा गई। लहर ने जहाज को उठाकर एक कलाबाजी दी और फिर उसे खिलौने की तरह उठाकर समंदर में पटक दिया। इस दौरान में नाग बाज बनकर जहाज से उड़ चुका था। वो आसमान पर चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों के सामने जहाज कुछ देर तक लहरों पर हिचकोले खाता रहा और फिर समंदर में गर्क हो गया। अब समुद्री लहरों के सिवा वहां कुछ नहीं था। नाग ने अंदाजे के साथ एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। सारा दिन वो उड़ता रहा। फिर वो थक गया, मगर वहां बैठकर आराम करने की कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ समंदर ही समंदर था। मजबूर होकर नाग एक मछली बनकर समंदर में तैरने लगा। अभी वो समंदर की लहरों में थोड़ी दूर गया था कि अचानक उसे अपने पीछे यूं लगा जैसे लहरें इधर उधर हिल रही हों।
उसने पलट कर देखा, एक नोकीले दांतों वाली शार्क मछली उसे हड़प करने के लिए चली आ रही थी। नाग ने बहुतीरा बचने की कोशिश की, मगर शार्क बड़ी भूखी थी। वो नाग को हड़प करने के लिए बराबर आगे बढ़ी चली आ रही थी। अब नाग के लिए अपनी जान बचाना जरूरी हो गया था। उसने समंदर में तैरते तैरते एक व्हेल मछली की शक्ल बदल ली और शार्क की तरफ पलटा। शार्क ने जो अचानक समंदर में एक पहाड़ जैसी व्हेल मछली को नमदार होते देखा तो दुम दबाकर भाग गई। नाग ने व्हेल मछली की शक्ल में ही मगरिब की तरफ तेज तेज सफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि व्हेल मछली की रफ्तार तेज होती है। सारी रात नाग व्हेल मछली की शक्ल में समंदर में सफर करता रहा। दूसरे रोज नाग ने दूर मौजों पर एक छोटा बागबानी जहाज देखा। इत्तेफाक की बात देख रही है कि यह जहाज मारिया का था। उस वक्त मारिया जहाज के कैबिन में अरब लड़की के पास बैठी बातें कर रही थी। बावर्ची गंजा एडगर पानी की बाल्टी लेकर ऊपर समंदर में फेंकने आया तो उसकी नज़र एक स्याह व्हेल मछली पर पड़ी, तूफानी इंजन की तरह जहाज की तरफ जो बढ़ रही थी। उसने बाल्टी वहीं छोड़ी और नीचे जाकर शोर मचा दिया। व्हेल मछली, मुकद्दस रूह, व्हेल मछली आ रही है। मारिया ने सुना तो जल्दी से ऊपर आई। क्या देखती है कि भारी भरकम पहाड़ जैसी व्हेल मछली उसके जहाज की तरफ बड़ी चली आ रही है। मारिया ने एडगर से कहा, जहाज का रुख मोड़ दो, इस मछली से बचने की कोशिश करो। अगर ये हमारे जहाज से टकरा गई तो जहाज के टुकड़े उड़ जाएंगे। बावर्ची ने जहाज का रुख मोड़ दिया। अब अरब लड़की भी ऊपर अरशे पर आ गई और खौफजदा नजरों से व्हेल को देख रही थी। उधर नाग ने देखा कि जहाज का रुख मोड़ दिया गया है तो सोचा कि उसे कोई परिंदा बनकर जहाज पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्हेल की शक्ल में गया तो जहाज तूफानी मौजों से उलट जाएगा। बस नाग ने एक बार फिर बाज की शक्ल इख्तियार कर ली। अचानक एडगर बावर्ची खुशी से चिल्लाया, व्हेल समंदर में गायब हो गई है। मारिया ने कहा, हो सकता है कि व्हेल समंदर के नीचे से आकर जहाज पर हमला कर दे, हमें होशियार रहना होगा। इतने में मारिया ने देखा कि एक सफ़ेद उकाब आसमान पर उड़ता चला रहा है। वो उकाब को गौर से देखने लगी। अरब लड़की ने कहा, समंदर में अकाब कभी नहीं आते, ये कहाँ से आ गया? गंजे बावर्ची ने भी गौर से अकाब को देखा और बोला, मैंने जिंदगी में कभी अकाब को समंदर के ऊपर उड़ते नहीं देखा। मारिया का माथा ठनका। एक खुशगवार माहौल उसके दिल में पैदा हुआ। कहीं ये नाग तो नहीं? अब अकाब आकर जहाज पर बैठ गया। मारिया को नाग की और नाग को मारिया की खुशबू आने लगी। मारिया ने चिल्लाकर कहा, नाग क्या ये तुम हो? गंजे बावर्ची और अरब लड़की ने अचानक देखा कि अकाब गायब हो गया है और उसकी जगह एक सांवले रंग का नौजवान खड़ा है। अरब लड़की तो बेहोश होते होते बची। मारिया ने आगे बढ़कर नाग का हाथ थाम लिया। नाग भाई, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी शक्ल देखनी नसीब हुई। अंबर कहाँ है? नाग बोला, मारिया बहन, मैं भी खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने अपने फजल से काम लेकर एक बिछड़े हुए भाई को बहन से मिला दिया। लेकिन अंबर की मुझे कोई खबर नहीं है। उसने हमारे साथ ही उड़न तश्तरी से छलांग लगाई थी। अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह तुमसे मुलाकात हो गई है उसी तरह एक रोज़ अंबर भी मिल जाएगा। एडगर और अरब लड़की उन दोनों की बातें हैरानी से सुन रहे थे। अब मारिया ने, जो उन्हें नजर नहीं आ रही थी, कहा, एडगर और मेरी बहन गौर से सुनो, ये मेरा भाई नाग है। तुम देख चुकी हो कि इसमें इतनी ताकत है कि गायब होकर जिस शक्ल में चाहे जाहिर हो जाए। इस तरह मैं भी एक लड़की हूँ, इंसान हूँ। हमें ये एजाज़ हासिल है कि हम गायब हो सकते हैं। मैं आज तुम पर यह राज जाहिर करती हूँ कि मैं कोई रूह नहीं हूँ बल्कि एक इंसान हूँ और जादू के जोर से मुझे गायब कर दिया गया है। मारिया ने नाग का तारुफ बावर्ची, एडगर और अरब लड़की से कराया। नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो व्हेल मछली को देखकर जरूर डर गई होगे। मोटा बावर्ची एडगर सर घुजाकर बोला, जनाब, हमारे तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए थे। अरब लड़की ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान व्हेल मछली भी बन सकता है। मारिया ने हंसकर कहा, अगर एक लड़की गायब हो सकती है तो एक इंसान मछली भी बन सकता है। नाग, मारिया, अरब लड़की और गंजे बावर्ची का ये सफ़र समंदर में 6 रोज़ तक जारी रहा। 7वें रोज़ जहाज़ बसरे की बंदरगाह से कुछ दूर समंदर के किनारे जा लगा। मारिया ने नाग से कहा कि वो अरब लड़की को साथ लेकर उसके बाप के घर पहुंचाए। मारिया और एडगर बावर्ची जहाज़ पर ही रहे। नाग अरब लड़की को लेकर शहर की जानिब रवाना हो गया। खजूरों के खुदरो दरख्तों और सहराई रास्तों से गुजरते दोनों शहर के दरवाजे पर पहुंच गए। अरब लड़की नाग को लेकर अपने घर पहुंच गई। उसके बाप ने अपनी बच्ची को देखा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटी के मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। नाग ने लड़की के बाप को बताया कि उसकी बच्ची को राहजन उठाकर ले गए थे। बाप सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र बजा लाया। उसने नाग का भी बहुत शुक्रिया अदा किया। मेरी ख्वाहिश है कि तुम रात हमारे गरीब खाने पर ही बसर करो और कल वापस चले जाओ। नाग ने कहा, मेरी बहन मारिया जहाज़ पर अकेली है, मैं रात नहीं ठहर सकता। खुदा ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। नाग ने इजाज़त ली और वापस रवाना हो गया। दिन का वक्त था, आसमान पर बादल छा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उन इलाकों में जब बादल आए तो वो बिन बरसे कभी वापस नहीं जाते, बारिश होकर रहती है। इसलिए नाग जल्दी जल्दी चल रहा था। वो पुराने कब्रिस्तान में से गुजर रहा था। यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई थी जिनके बीच में से बेशुमार कच्ची कब्रें थीं। कब्रिस्तान में से गुजरते हुए अचानक बिजली चमकी, बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। बारिश एकदम से मूसलाधार शुरू हो गई थी। नाग बारिश से बचने के लिए इधर उधर तकने लगा। करीब ही खजूरों का एक झुंड था। नाग उसकी तरफ भागा। खजूरों का ये झुंड बड़ा घना था। झाड़ियों ने दरख्तों के तनों को ढांप रखा था। बारिश बड़ी तेज हो रही थी। नाग पर दरख्तों ने साया डाल रखा था।
जिसकी वजह से वो बारिश से बचा हुआ था। वैसे तो वो परिंदा भी बनकर जा सकता था, लेकिन मूसलाधार बारिश में परिंदों को भी उड़ने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है, और फिर नाग को इतनी जल्दी भी नहीं थी। वो चाहता था कि थोड़ी देर इंतजार करे ताकि बारिश गुजर जाए। बादल स्याह थे, जिनकी वजह से वहां अंधेरा सा छा गया था। नाग ने देखा कि कब्रिस्तान के मगरबी पुराने दरवाजे में से एक जनाजा अंदर दाखिल हुआ। जनाजे के साथ 6-7 आदमी थे। उन्होंने बारिश में ही जनाजे को दरख्तों के नीचे रख दिया। जनाजा रखकर सिवाय 2 आदमियों के बाकी सब चले गए। दोनों आदमियों ने जनाजे के अंदर से एक तरपाल निकालकर जनाजे के ऊपर डाल दी और दरख्तों के पीछे चले गए। नाग को उनकी हरकतें बड़ी पुरस्कार लग रही थी। बारिश उसी तरह हो रही थी। नाग झाड़ियों होता एक जगह छुप कर देखने लगा कि वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं। नाग ने देखा कि वो एक पक्की कब्र के पास बैठे थे। उसके चबूतरे की एक दीवार को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत जल्द एक चौड़ी सिल बाहर निकाल कर रख दी। फिर वो उठे और जनाजे को उस पक्की कब्र के पास ले आए। तरपाल उतार कर परे रख दी और मुर्दे को कफन समेत निकालकर कब्र के सुराख में दाखिल कर दिया। फिर उन्होंने दीवार की सिल दोबारा जोड़ी और जनाजे की चारपाई उठाकर कब्रिस्तान से निकल गए। नाग के दिल में ख्याल आया कि उन लोगों ने नई कब्र खोदने के बजाय पुरानी पक्की कब्र में मुर्दे को किस लिए दफन किया है। बारिश की तेजी खत्म हो गई थी और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। नाग ने झुककर कब्र के चबूतरे की दीवार को खोल दिया, सिल उतार कर परे रखी और सर अंदर डालकर देखा। अंधेरे में उसे कफन में लिपटा हुआ मुर्दा नजर आया। पास ही एक दूसरे मुर्दे की हड्डियों का पिंजर भी पड़ा था। नाग की समझ में नहीं आ रहा था। वो गर्दन बाहर निकालने लगा था कि उसे गहरा सांस लेने की आवाज आई। वो वहीं रुक गया। कब्र में सांस कौन ले सकता था? कहीं ये सांस मुर्दे ने तो नहीं लिया? तो क्या ये मुर्दा जिंदा है? नाग ने लपक कर ताज़ा मुर्दे का कफन उसके चेहरे से हटाया। दिन की हल्की हल्की रोशनी कब्र के सुराख में से अंदर आ रही थी। नाग ने देखा कि कफन के अंदर एक 13-14 साल का एक मासूम और खूबसूरत लड़का लिपटा हुआ है। नाग ने देखा कि कफन के अंदर एक 13-14 साल का एक मासूम और खूबसूरत लड़का लिपटा पड़ा है। नाग ने महसूस किया कि लड़का हौले हौले गहरे सांस ले रहा है। नाग बड़ा हैरान हुआ कि इस लड़के को जिंदा क्यों दफन कर दिया गया। फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि लोग इसे मुर्दा समझकर उठा लाए हों। बहरहाल नाग ने मुर्दे को कब्र में से बाहर निकालकर रेत पर लिटा दिया। लड़के के मुंह पर बारिश की बूंदें पड़ी तो उसने आंखें खोल दी। सामने नाग को देखा तो ताज्जुब से पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये बात लड़के ने अरबी जुबान में कही थी। नाग ने भी उसी जुबान में कहा, ये सब बातें बाद में होंगी, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम उठकर बैठ सकते हो? लड़के ने सर हिलाते हुए कमजोर सी आवाज में कहा, कोशिश करके देखता हूँ। लड़का कफन में से आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। उसने ताज़ा हवा में लंबे सांस लिए और नाग की तरफ देखकर बोला, क्या मैं जिंदा दफन कर दिया गया था? हाँ, अगर मैं यहाँ ना होता तो तुम जिंदा दफन हो चुके थे और फिर शायद तुम्हें यहाँ से कोई ना निकाल सकता था। लड़के ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक जिसे तू बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें यहाँ से निकलकर मेरे साथ चलना चाहिए। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ? नहीं, मैं अब समझ गया हूँ। वो लोग मुझे जिंदा देखकर दोबारा कत्ल कर देंगे। मैं घर में नहीं जाऊँगा, वहाँ मेरे सभी दुश्मन हैं। तो फिर मेरे साथ चलो। नाग ने लड़के को साथ लिया और कब्रिस्तान से निकलकर समंदर की तरफ चलने लगा, जहाँ उसका जहाज खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। बारिश अब रुक गई थी। लड़का आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसे चलने में कमजोरी महसूस हो रही थी। नाग ने पूछा, क्या ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है? लड़के ने कहा, हाँ, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और इसे खूनी कब्रिस्तान कहते हैं। जहाज पर पहुंचकर लड़के ने बताया कि उसका नाम अदनान है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मेरा बाप मेरे लिए लाखों की जायदाद छोड़ गया है। एक बड़ी हवेली है, 2 बाग हैं, बेशुमार ज़मीनें हैं और हज़ारों ऊँट हैं। मैं उन सब का अकेला वारिस हूँ, मगर मेरे बाप का सौतेला भाई यानी मेरा चाचा मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। उसने कई बार मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की, मगर मेरे वफादार नौकर मुझे खबर कर दिया करते और मैं बच जाता। आज सुबह उसने एक औरत के हाथ से मुझे अनार का शरबत भेजा। मैंने गलती से पी लिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। नाग ने कहा, और तुम्हारे चाचा ने ऐलान करवाया कि तुम मर गए हो और फिर उसके आदमी तुम्हें एक पुरानी कब्र में आकर दफना गए ताकि तुम्हारी कब्र का निशान भी किसी को मालूम ना हो। ऐसा ही हुआ। नाग ने अदनान का तारुफ मारिया से करवाने की ज़रूरत न समझी। उसने अदनान की खातिर तवाज़ो की। रात को जहाज़ पर ही उसे रखा। सुबह हुई तो नाग ने अदनान से कहा, अब मेरा ये फ़र्ज़ हो गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें तुम्हारा जायज़ हक वापस दिलाऊं। तुम्हारे सौतेले चाचा को कोई हक नहीं है कि वो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करे और तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करे। बहरहाल उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलकर रहेगी। अदनान की आंखों में आंसू आ गए। बोला, आज अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मैं इस बदहाली में कभी मुब्तला ना होता। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, मुझे अपने बाप की जगह समझो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। अदनान बोला, आप मेरी खातिर अपनी जान मुसीबत में क्यों डालते हैं? मेरा चाचा बड़ा खूनी है, उसके सारे नौकर डाकू हैं। किसी इंसान के खून से हाथ रंगना उनके बाएं हाथ का खेल है। वो हर वक्त मरने मारने पर तुले रहते हैं। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, जो होगा देखा जाएगा।
عدنان نے گھبرا کر کہا نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے وہاں نہ لے جائیں، آپ بھی میرے ساتھ وہاں نہ جائیں، وہ ہم دونوں میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناگ نے کہا تم اٹھو تو صحیح، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عدنان نے کہا میرے بزرگ، میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر آپ بھی اپنی جان مصیبت میں ڈالیں، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ حقدار کو حق مل کر رہے گا۔ ناگ نے کیبن میں جا کر ماریا سے کہا ماریا بہن، میں عدنان کو لے کر اس کے گھر جا رہا ہوں، اگر مجھے دیر ہو گئی تو میرا انتظار کرنا۔ ناگ بھائی جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ ناگ نے عدنان کو ساتھ لیا اور شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ عدنان کی بڑی حویلی شہر سے باہر ایک باغ میں تھی۔ باغ کے دروازے پر حبشی غلام پہرا دے رہے تھے۔ عدنان نے کہا آپ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، میں یہیں کسی جگہ آپ کا انتظار کروں گا۔ ناگ نے سوچا عدنان کا خیال مناسب ہے۔ اس نے عدنان کو ایک پرانے کھنڈر کی کوٹلی میں چھوڑا اور خود حویلی کے باغ میں آ کر رک گیا۔ حبشی غلام نے تلوار آگے کرتے ہوئے پوچھا کون ہو تم، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ ناگ نے کہا میں یمن کا سوداگر ہوں اور تمہارے آقا ہرمز سے کاروباری سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ حبشی غلام نے اندر پیغام بھجوا دیا۔ اندر سے جواب آیا کہ سوداگر کو بھیج دو، جاؤ۔ حبشی نے گستاخی سے کہا۔ ناگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور باغ میں آ گیا۔ بڑا حسین باغ تھا۔ اناروں اور آڑوؤں کے درخت قطار میں کھڑے تھے۔ پھولوں کے تختوں کے بیچ میں شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ایک طرف سنگ مرمر کی بنی ہوئی شاندار حویلی تھی۔ غلام اور کنیزیں باغوں میں کام کر رہی تھی۔ ناگ کو حویلی کے سامنے ایک باغ میں ریشمی قالین پر بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں عدنان کا سوتیلا خونی چچا ہرمز بھی آ گیا۔ بھاری بھرکم، کرخت چہرے اور سرخ آنکھوں والا آدمی تھا۔ اس نے اتنی ہی غور سے ناگ کو دیکھا اور بولا تم تو سوداگر نہیں لگتے۔ ناگ پریشان سا ہوا کہ کمبخت کی نظر بڑی گہری ہے۔ اس قدر تیز مطالعہ اس کے چہرے کا کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا شکریہ، مگر میں جواہرات کا سوداگر ہوں اور یمن سے بصرے کی سیر و سیاحت کو آیا ہوں۔ آپ کی بڑی تعریف سنی اور یہاں چلا آیا۔ کیا تمہارے پاس جواہرات ہیں؟ ہرمز نے قالین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ناگ نے کہا جواہرات بڑے قیمتی تھے، میں شہر میں اجنبی ہوں، اس لیے انہیں ساتھ لانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی جا کر لے آتا ہوں۔ اجازت ہے، کیونکہ جب تک جواہرات نہیں ہوں گے ہم کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ ناگ نے جاتے ہوئے کہا میرے پاس ایک غلام بھی ہے، بڑا خاندانی غلام ہے، ابھی کم سن ہے، اگر آپ اسے خریدنا پسند فرمائیں تو میں اسے بھی لیتا ہوں۔ اجازت ہے۔ ناگ سلام کر کے باغ سے باہر آ گئے۔ کھنڈر کی کوٹلی میں جا کر اس نے عدنان کو ایک سیاہ چادر اڑائی اور ساتھ لے کر حویلی کے باغ میں آیا۔ ہرمز بھی اسی باغ میں ریشمی قالین پر گاؤ تکیہ لگائے اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عدنان ڈر رہا تھا کہ یہ شخص اسے آگ میں دھکیل رہا ہے۔ اس نے ناگ سے کہا بھی کہ وہ اسے وہاں نہ لے جائے، مگر ناگ اسے لے کر باغ میں آ گیا۔ جناب علی، یہ ہے میرا وہ قیمتی غلام جس کی میں نے آپ سے بات کی تھی۔ ہرمز نے انگوروں کا گچھا اٹھاتے ہوئے کہا مگر ہیرے جواہرات کہاں ہیں؟ ہمیں وہ بھی تو دکھاؤ۔ ناگ نے کہا یہی میرا سب سے قیمتی ہیرا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عدنان کی چادر کھینچ دی۔ ہرمز نے عدنان کو دیکھا تو اس کا رنگ زرد ہو گیا، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ایک دم سے اٹھ کر تلوار پر ہاتھ رکھ کر بولا تم ابھی زندہ ہو؟ ناگ نے عدنان کے سامنے آتے ہوئے کہا اے شیطان، عدنان زندہ ہے کیونکہ تم اب مرنے والے ہو۔ ہرمز بکلا کر پیچھے ہٹا اور پھر چیخ کر بولا ان دونوں کو قتل کر دو۔ ہرمز کے وفادار غلام تلواریں نکال کر ناگ اور عدنان کی طرف بڑھے۔ کسی حد تک ناگ کی یہ بے وقوفی تھی، کیونکہ وہ لوگ عدنان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ناگ نے گہرا سانس لیا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک شیر گرجتا ہوا حملہ کرنے والے نوکروں پر جھپٹا اور ایک ہی سیکنڈ میں ان چاروں کی گردنیں مروڑ کر رکھ دی۔ باقی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ہرمز کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک آدمی کیسے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک آدم خور شیر کہاں سے آ گیا۔ کیا یہ شخص کوئی افریقی جادوگر تھا؟ جب شیر نے ہرمز پر چھلانگ لگائی، ہرمز نے تلوار سے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، مگر کہاں ایک زبردست آدم خور شیر اور کہاں تلوار۔ شیر ہرمز کے اوپر آ کر گرا۔ ہرمز فرش پر گرا اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب اس کے لیے اٹھنا ناممکن تھا۔ شیر پھر سے ناگ کے روپ میں آ گیا۔ اس نے عدنان کے وفادار نوکروں کو جمع کر کے کہا سنو، مجھے خدا نے عدنان کی مدد کے لیے بھیجا ہے کیونکہ عدنان حق پر ہے۔ یہ شخص خونی ہے۔ اس کے دھوکے سے عدنان کو مروا کر اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ شخص ساری زندگی بستر پر ایڑیاں رگڑتا رہے گا کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور یہ اٹھ نہیں سکتا۔ اس کو اس کے ظلم کی سزا مل گئی ہے۔ ناگ نے عدنان کو پھر سے اس کی جائیداد اس کے حوالے کر دی۔ عدنان کے وفادار نوکروں اور غلاموں نے خوشی سے نعرے لگائے اور ہرمز کے ساتھیوں کو چن چن کر ہلاک کر ڈالا۔ یہ سارا کام دوپہر سے پہلے ختم ہو گیا۔ دوپہر کے بعد ناگ نے عدنان سے اجازت لی اور واپس جہاز پر پہنچ کر ماریا کو ساری کہانی کہہ سنائی۔ ماریا بڑی خوش ہوئی کہ ایک یتیم بچے کو اس کا حق مل گیا۔ اسی روز ناگ نے جہاز کو سمندر میں ڈال دیا، اس خیال سے کہ امبر کو تلاش کیا جائے۔ اب آئیے امبر کی ذرا خبر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا گزری اور وہ کہاں زندگی کے دن بسر کر رہا ہے۔ اڑن تشتری سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کے بعد وہ دیر تک ہوا میں اڑتا رہا کیونکہ اڑن تشتری کافی بلندی پر پرواز کر رہی تھی، اس لیے اسے زمین تک آتے آتے بہت دیر لگی۔ امبر کی نظریں زمین کی جانب لگی ہوئی تھی۔ جب
फिजा साफ हुई तो उसने जमीन की तरफ देखा। उसे जमीन पर एक दायरा नजर आया जिसके अंदर 2 चौड़ी पट्टी के खत एक दूसरे को काट कर गुजरते थे। अंबर हैरान हुआ कि ये शक्ल किसने बनाई है और किस गर्ज के वास्ते बनाई गई है। पैराशूट अंबर को लेकर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर आया। इत्तेफाक की बात यह हुई कि वो ठीक उस दायरे के अंदर आकर गिरा। जमीन पर छोटी छोटी घास उगी हुई थी। अंबर ने उठकर पैराशूट को लपेट कर एक तरफ फेंका और खुद उस दायरे के बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। और ये दायरा काफ़ी कुशादा था। वो एक चौड़ी पट्टी पर चल रहा था। आगे दायरे की गोलाई का किनारा आ गया। अंबर ने जो ही दायरे की लकीर को पार करने की कोशिश की, उसे एक धक्का सा लगा और वो नीचे गिर पड़ा। इस धक्के के साथ ही दायरे की लकीर में उसे आग का एक शोला सा भड़क कर आसमान की तरफ बुलंद हुआ और बुझ गया। अंबर ज़मीन पर से उठा और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर उसे ख्याल आया कि शायद ये उसका वहम था। उसने दूसरी बार दायरे की लकीर को पार करने की कोशिश की तो उसे एक बार फिर ज़बरदस्त धक्का लगा। इस बार वो होशियार था, इसलिए उसे कुछ न हुआ। धक्का इतना सख्त था कि अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो ज़रूर मर जाता। धक्के के साथ एक बार फिर पहले की तरह लकीर में से आग का शोला बुलंद होकर बुझ गया। अंबर को ख्याल आया कि ज़रूर यहाँ किसी ने जादू टूना कर रखा होगा। अब उसने सोचा कि लकीर को पार करने का एक ही तरीका है कि वो भाग कर आए और दूसरी तरफ छलांग लगा दे। बस उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते उसने ज़ोर से छलांग लगाई। उसे एक बार फिर उसी तरह ज़ोर से धक्का लगा, मगर इस दफ़ा वो धक्के के ज़ोर से दायरे की दूसरी जानिब जाकर गिर पड़ा। दायरे की लकीर में से उसी तरह शोला बुलंद हुआ और बुझ गया। अंबर अब दायरे की हदूद से निकल चुका था। उसने उठकर दायरे को गौर से देखना शुरू कर दिया। लकीर घास की बनी हुई थी। आग का उस घास पर कोई असर नहीं हुआ था। अंबर ने चारों तरफ देखा। मैदान में झाड़ियाँ उगी हुई थी। दूर जंगल के ऊंचे ऊंचे घने दरख्त नजर आ रहे थे। जरा बाएं जानिब एक छोटा सा टीला था जिस पर जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। अंबर ने उस टीले की तरफ चलना शुरू कर दिया, इस ख्याल से कि शायद टीले के पार कोई बस्ती हो जहाँ से वो मालूम कर सके कि वो किस मुल्क में है। चलते चलते अंबर टीले के पास आ गया। ये टीला काले पत्थर का था और उसके ऊपर कहीं कहीं कांटे वाली झाड़ियाँ उगी थी। अंबर को एक बकरी झाड़ियों में पत्ते खाती नजर आई। बकरी ने भी थोतनी उठाकर अंबर को देखा और फिर उछलती कूदती एक तरफ को भाग गई। अंबर टीले की दूसरी तरफ आया तो क्या देखता है कि एक पथरीली इमारत का गुंबद सा बना हुआ है। गुंबद के ऊपर एक गिद्ध का मुजस्समा बना है। इमारत एक मंजिला थी और पुरानी मालूम हो रही थी। अंबर टीले की ओट में खड़ा हो गया और गौर करने लगा कि यह इमारत किसकी हो सकती है। शक्ल से लगता था कि कोई पुरानी इमारत है जिसमें आतिश परस्त आग की पूजा करते होंगे। इतने में इमारत के शिकस्ता दरवाजे में से 2 घुड़सवार बाहर निकले। उनके हुलिये वैशी लोगों जैसे थे। उन्होंने सर पर तांबे के कंटोप पहन रखे थे। इमारत से बाहर आकर वो घोड़ों पर सवार हुए और उसे सर पर दौड़ाते टीले की जानिब से आगे निकल गए। अंबर टीले की एक झाड़ी के पीछे हो गया था। अंबर अभी सोच ही रहा था कि आगे जाए या ना जाए कि अचानक किसी ने पीछे से उसके गले में लोहे की जंजीर डालकर उसे कसना शुरू कर दिया। अंबर ने पलट कर देखा, वही दोनों घुड़सवार खड़े उसे गजबनाक आंखों से देख रहे थे। अंबर ने गर्दन में कसती हुई जंजीर को पकड़ लिया और कहा, तुम कौन और मुझे इस तरह क्यों कैद कर रहे हो? ये अल्फाज अंबर ने अरबी जुबान में कहे थे जिसे वो नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी जुबान में एक दूसरे को कहा, कोई अजनबी जासूस लगता है। ज़रूर हबशा के जादूगर जरदोशी ने हमारे इबादत खाने की जासूसी करने के लिए इसे भेजा है। इन अल्फाज को अंबर भी समझ गया, मगर उसने यही जाहिर किया कि वो उनकी ज़ुबान नहीं जानता। वो दोनों उसे खींचते हुए इमारत के अंदर ले गए। अंबर ने इसलिए भी मुकाबला ना किया कि वो देखना चाहता था ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि एक बात का उसे यकीन था कि वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इमारत अंदर से भी शिकस्ता सी थी। छत नीची थी। एक अंधेरा रास्ता आगे को जाकर मुड़ गया था। सामने एक और दरवाज़ा आ गया। फिर सीढ़ियाँ उतर कर एक और दरवाज़ा आया जिसके बाहर मशल रोशन थी। एक आदमी ने दूसरे से कहा, इसे कैद कर दो। आका को भी चलकर इतला करते हैं, वो हमें ज़रूर इनाम देगा कि हमने दुश्मन के खतरनाक जासूस को पकड़ लिया है। हाँ चलो। और वो दोनों अंबर को घसीटते हुए उस कमरे में ले गए जहाँ अंधेरे में एक मध्यम चिराग रोशन था। उसकी दीवार में एक सुराख था। उन्होंने अंबर को सुराख के अंदर धकेल कर कहा, अब तुम क़यामत तक यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। सुराख के अंदर गिरते ही अंबर काफ़ी नीचे फर्श पर जा पड़ा। उसने उठकर ऊपर देखा। सुराख उससे कोई 10 फीट की ऊंचाई पर था, गोया वो एक अंधे कुएं में फेंक दिया गया था। अंबर ने देखा कि वहाँ अंधेरा है। ये एक तंग सी जगह थी जहाँ ज़मीन पर मिट्टी के ढेर थे और कोने में घास फूस पड़ी थी। अंबर उस घास पर बैठ गया और गौर करने लगा कि वो कहाँ आ गया है और अब यहाँ से किस सूरत में बाहर निकलेगा, क्योंकि वो इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता था। न जाने वो कितनी देर उस अंधे कुएं में पड़ा रहा होगा कि अचानक सुराख में से हल्की सी रोशनी हुई। फिर किसी ने एक मशल डालकर नीचे देखा। अंबर ने ऊपर देखा है कि रस्सी की सीढ़ी नीचे लटकाई गई। ऊपर से किसी ने कहा, ऊपर चढ़ो। ये अल्फाज हबशा की जुबान में कहे गए थे। अंबर सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ने लगा। सुराख के करीब पहुंचा तो एक आदमी ने, जिसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में सांप की आंखों की तरह चमक रही थी, जल्दी से उसकी गर्दन में जंजीर डालकर उसे कस दिया और फिर दोनों आदमी उसे खींचकर ऊपर लाए और एक तरफ चलना शुरू कर दिया। 2-3 अंधेरी राहदारियों में से गुजरने के बाद उसे एक खुले कमरे में लाया गया जहाँ दीवारों पर इंसान की खोपड़ियों और उंगलियों की हड्डियों के हार लटके हुए थे। कहीं तलवारें और नेज़े सजे थे।
बीच में एक जगह आग रोशन थी। आग के अलाव के पास ही एक पत्थर का चबूतरा बना था जिसके ऊपर गिद्ध का पत्थर का मुजस्मा बना था। अंबर को मुजस्मे के करीब लाकर एक पत्थर के स्तून से बांध दिया गया। दोनों आदमी चले गए। अंबर ने चारों तरफ गौर से देखा, ये कोई इबादत गाह लगती थी। फजा में अजीब सी बदबू रची हुई थी, जैसे आग में इंसानी गोश्त चल रहा हो। गिद्ध के मुजस्मे की आंखों में लाल लाल पत्थर जवाहरात की तरह चमक रहे थे। ये काफी बड़ा मुजस्मा था। अंबर ने देखा कि इबादत गाह का दरवाजा खुला और सबसे पहले एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जिसने अपने जिस्म को शेर की खाल से ढांप रखा था। बाल लंबे थे, गर्दन में हड्डियों का हार था, चेहरा स्याह, आंखें सुर्ख और वहशतनाक थीं। उसके हाथ में किसी जानवर की हड्डी थी। उसके पीछे 6-7 आदमी थे जिन्होंने अपने सरों पर तांबे के खौल पहन रखे थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। अंबर समझ गया कि दाल में कुछ कुछ काला काला जरूर है। ये शेर की खाल वाला शख्स कोई खतरनाक जादूगर लगता था और मालूम होता था कि उन लोगों का सरदार या सबसे बड़ा काहन है। उसने आगे बढ़कर अंबर को घूर कर देखा और अपनी जुबान में कहा, तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें किसने भेजा है? अंबर ने उसी जुबान में जवाब दिया, मेरा नाम अंबर है, मैं जड़ी बूटियों का ताजर हूँ और जंगलों में घूम फिर कर जड़ी बूटियाँ तलाश करता हूँ। काहन जादूगर ने हैरान होकर अंबर को देखा, तुम हमारी जुबान भी जानते हो? जरूर तुम जासूस हो, तुम्हें हमारी जुबान सिखाकर यहाँ भेजा गया है। अंबर ने कहा, मैं इन इलाकों में अक्सर घूमता रहता हूँ और जड़ी बूटियाँ तलाश करता रहता हूँ, इसलिए मुझे इस इलाके के लोगों की जुबान आती है। काहन ने हड्डियों वाला हाथ हवा में उठाकर कहा, इसे कैद में डाल दो, इसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरे आदमी आगे बढ़े। उन्होंने अंबर की गर्दन में जंजीर डालकर उसे घसीटा और वापस सुराख में से नीचे अंधे कुएं में फेंक दिया। अंबर वहां सारी रात और सारा दिन पड़ा रहा। इस अरसे में ऊपर से रस्सी के जरिए उसे उबले हुए चावल और पानी दिया गया। 3 रोज के बाद अंबर को बादलों की गरज की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया कि बाहर बारिश हो रही है और आसमान पर बादल जमा है। फिर उसे ऊपर लोगों के गीत गाने की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई जमात बैन कर रही हो। अंबर चुपचाप दीवार से टेक लगाए बैठा रहा और नाग मारिया के बारे में सोचता रहा कि खुदा जाने उनके पैराशूट उन्हें कहाँ ले गए हैं। थोड़ी देर बाद उसे ऊपर बैन करने या मजहबी गीत गाने की आवाज़ें आना बंद हो गईं। एक खामोशी और सन्नाटा छा गया। यह खामोशी कुछ देर छाई रही, फिर ऊपर रोशनी होनी शुरू हुई। अंबर ने सर उठाकर ऊपर देखा, सुराख में से रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंकी गई थी। ऊपर से आवाज़ आई, इस पर चढ़कर बाहर आओ। ऊपर जाते ही अंबर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। अंबर को वापस उसी खुले कमरे में यानी इबादतगाह में लाया गया। यहाँ अब कई लोग दीवार के साथ साथ हाथ बांधे खड़े थे। दीवारों पर मशलें जल रही थी। बीच में आग का अलाव रोशन था। वही काहन जादूगर चबूतरे पर दोजानू बैठा था और सर झुकाकर गिद्ध के बुत के सामने अश्लोक पढ़ रहा था। अंबर को स्तून के साथ लाकर खड़ा कर दिया गया। कुछ देर अश्लोक पढ़ने के बाद काहन ने उठकर चारों तरफ नजर डाली। उसके हाथ में आज इंसान की खोपड़ी थी। खोपड़ी उसने फजा में बुलंद की और कहा, ए देवता, हम तेरे नाम पर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। तू हमें काला जादू दे, हमारे खेतों में अनाज उगा, हमारी बकरियों को दूध दे और हमारे दुश्मनों को खत्म कर दे। सब लोगों ने हाथ उठाकर एक ही जुबान में कहा, ऐसा ही हो ए देवता। अंबर समझ गया कि मामला क्या है। उसे गिद्ध के बुत पर कुर्बान किया जाने वाला था। अंबर दिल में हंसा। उसने सोचा कि इन लोगों पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। बस वो कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। काहन जादूगर ने अपनी सुर्ख शोलाबार आंखों से अंबर को देखा और फिर चीख मारकर कहा, कुर्बानी के लिए तैयारी की जाए। उसी वक्त 2 आदमी आगे बढ़े। उन्होंने अंबर की कमीज उतारकर फेंक दी। 2 आदमी आए। उन्होंने अंबर के जिस्म पर जैतून का तेल मल दिया। फिर एक आदमी आया। उसने अंबर के सर पर फूलों का गजरा बांध दिया। उसके बाद 4 आदमियों ने आगे बढ़कर अंबर को उठाया और गिद्ध के बुत के सामने लकड़ी के तख्ते पर लाकर डाल दिया और उसके हाथ पांव जंजीरों से इस तरह से जकड़ दिए कि वो हिल नहीं सकता था। अब काहन जादूगर अंबर के सर पर आकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। फिर उसने आंखें खोली और लोगों की तरफ देखकर कहा, दूसरी लड़की को लाया जाए। इस पर अंबर चौंका। अब उसकी समझ में आया था कि उसके पास ही दूसरा तख्ता किस लिए डाला गया था। गोया ये लोग किसी लड़की की भी कुर्बानी देने वाले थे। काहन का हुक्म सुनकर 2 आदमी जल्दी से एक तरफ को भागे। अब वहां सन्नाटा छाया हुआ था। अलाव में आग जल रही थी। काहन जादूगर मुंह ही मुंह में बराबर अश्लोक पढ़ रहा था। थोड़ी देर में एक लड़की को लाया गया जिसके दोनों हाथ उसकी पीठ पर रस्सी से बंधे हुए थे। उसके लंबे बाल खुले थे, सर झुका था, चेहरे पर मौत की मर्दनी थी। उसका रंग जर था। वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, मगर मौत के खौफ से वो मुर्दा टहनी की तरह झुकी हुई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी थी। काहन ने अश्लोक पढ़ते पढ़ते उसकी तरफ खोपड़ी वाले हाथ का इशारा करके कहा, इसे भी लिटा दिया जाए। देखते देखते काहन के आदमियों ने उस बेकासो मजबूर लड़की को भी लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर बांध दिया। लड़की बेचारी ने कोई हरकत ना की। वो तो खौफ से आधी पहले ही मर चुकी थी। अब अंबर को यह डर था कि कहीं उस लड़की को पहले हलाक न कर दिया जाए। वो चाहता था कि पहले उस पर हमला किया जाए ताकि उसकी ताकत का सबको इल्म हो जाए और लड़की की जान बच जाए। अगर उन्होंने लड़की को पहले हलाक करने की कोशिश की तो फिर उसे मुकाबले के लिए रस्सियां तोड़ाकर उठ पड़ना होगा। इतने में काहन ने लड़की की तरफ इशारा करके कहा, पहले इस लड़की को देवता पर कुर्बान किया जाए। वही हुआ जिसका अंबर को डर था। लड़की को पहले कत्ल किया जा रहा था। अब अंबर के लिए वहां बेबसी की हालत में पड़े रहना मुमकिन न था। उसने आवाज देकर कहा, सुनो ए काहन,
इस लड़की से पहले मुझे कुर्बान करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। काहन ने हकारत से अंबर की तरफ देखकर कहा, तुम कौन होते हो मेरे मामलात में दखल देने वाले? खबरदार, अगर फिर आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हारी जुबान तुम्हारे तालू से खींच दूंगा। फिर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि लड़की की कुर्बानी शुरू की जाए। उसी वक्त दो आदमी खंजर लेकर लड़की की तरफ बढ़े। लड़की ने खौफजदा नज़रों से उन्हें देखा और डर से कांपने लगी। मौत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने चीख कर कहा, रहम करो ज़ालिमों, मुझ पर रहम करो। काहन ने खोपड़ी वाला हाथ उठाकर कहा, कुर्बानी शुरू कर दो। ठीक उसी वक्त अंबर ने एक झटका खाया और उसकी सारी रस्सियां और जंजीरें टूटकर परे जा गिरीं। काहन, जादूगर और दूसरे लोगों ने हालत देखी तो तलवारें लेकर उसकी तरफ बढ़े और हमला कर दिया। अंबर ने एक आदमी से तलवार छीन ली और लड़ाई शुरू हो गई। अंबर के जिस्म पर जो तलवार लगती वो टूटकर गिर पड़ती, जबकि देखते देखते अंबर ने 4 आदमियों को हिलाक करके रख दिया। अब काहन ने जादू का मंत्र फूंका और खोपड़ी अंबर की तरफ फेंकी। खोपड़ी अंबर के सर पर आकर आग का गोला बन गई और उसने अंबर को आग के शोलों में लपेट लिया। सब पीछे हट गए। उन्हें यकीन था कि अब अंबर इस आग में जलकर राख हो जाएगा। काहन ने कहका लगाया, लोग नारे लगाने लगे, काहन की जय हो, काहन की जय हो। लेकिन थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि आग बुझ गई और अंबर उसमें से सही सलामत बाहर निकल आया है। अंबर को जिंदा देखकर जादूगर के हाथों के तोते उड़ गए। उसने चीख कर कहा, इस पर तीरों की बारिश कर दो, ये कोई जादूगर है। अंबर पर तीर बरसना शुरू हो गए, लेकिन तीरों के साथ ही वही हुआ कि अंबर के जिस्म पर यूं पड़ते जैसे किसी पत्थर की चट्टान से टकरा रहे हों। उसके जिस्म से टकरा कर तीर नीचे गिर पड़ते थे। उस जादूगरी को देखकर काहन परेशान हो गया। अब अंबर ने कहा, सुनो काहन, तुम अपना जादू मुझ पर ज़ाया कर रहे हो। मैं मर नहीं सकता। हाँ, तुम्हें और तुम्हारे सारे आदमियों को हलाक कर सकता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। जादूगर ने जमीन पर से कंकर उठाकर उस पर कुछ पड़ा और जोर से अंबर की तरफ फेंक दिया। कंकर एक बहुत बड़ा पत्थर बनकर अंबर के सर पर गिरा। यह पत्थर किसी इंसान को कुचल कर उसका कचूमर निकाल सकता था, लेकिन अंबर के सर पर गिरते वो टूट फूट कर रेजा रेजा होकर बिखर गया। अब काहन परेशान हो गया। उसने दूसरा मंत्र किया, वो भी बेकार गया। अंबर ने जमीन पर से खंजर उठाकर काहन की तरफ फेंका। खंजर काहन के दिल पर लगा और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून निकलने लगा और वो तड़पने लगा। उसके साथी अंबर की तरफ बढ़े। अंबर ने हाथ उठाकर कहा, तुम लोग अपनी जानें ज़ाया ना करो। तुमने देख लिया कि मैं तुम्हारे सरदार से बढ़कर जादूगर हूँ और मुझ पर मौत का हाथ नहीं पड़ सकता। तुम में से कोई भी आगे आया वो मर जाएगा, इसलिए मेरी इताअत करो, मेरा हुक्म मानो। आज से मैं तुम्हारा सरदार काहन होगा। लोग अपनी जगहों पर रुक गए। अंबर ने आगे बढ़कर लड़की को रस्सियों से आज़ाद कर दिया और कहा, बहन मेरे पास रहना, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। काहन मर रहा था। उसने मरते मरते कहा, गिद्ध वाले आएंगे और मेरी मौत का बदला तुमसे ज़रूर लेंगे। इतना कहकर काहन मर गया। अंबर की समझ में उसका ये फिक्रा बिल्कुल ना आया कि गिद्ध वाले आएंगे और तुमसे बदला लेंगे। इससे क्या मुराद है? उसने लड़की को साथ लिया और टीले से बाहर आ गया। सारे आदमी उसके आगे झुक कर खड़े हो गए। अंबर ने उनसे कहा, तुम लोग इसी जगह ठहरो। फिर उसने एक बूढ़े आदमी को साथ लिया और टीले से बाहर आकर एक दरख्त के पास खड़े हो गए। अंबर ने कहा, बाबा ये गिद्ध वाले लोग कौन हैं? बूढ़ा खौफजदा आंखों से देखते हुए बोला, गिद्ध वाले लोग आसमानों से आते हैं। जब चांद की 14वीं तारीख होती है तो उनका रथ आसमान से नमदार होकर यहाँ उतरता है और वो इस मंदिर में आकर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। अंबर ने सोचा कि यह बूढ़ा यूं ही वहम में मुब्तला है और गिद्ध वालों के बारे में जो बातें कर रहा है वो काहन के जादू के असर के तहत कर रहा है। उसने बूढ़े को वापस मंदिर में भेज दिया और लड़की से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम मंतालिया है और मेरा गाँव यहाँ से करीब ही है। मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ। एक रोज़ जंगल में बकरियाँ चरा रही थी कि ये लोग मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। खुदा के लिए मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो, वो मेरी याद में रो रो कर हलकान हो रही होगी। ज़रूर, मैं अभी तुम्हारी माँ के पास पहुँचाए देता हूँ। अंबर लड़की को साथ लेकर उसके गांव में आ गया। उसकी माँ ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। अपनी बेटी को देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने बेटी को गले लगा लिया। लड़की ने बताया कि अगर अंबर ना वहाँ आता तो वो कभी जिंदा सलामत उसके पास नहीं पहुँच सकती थी। माँ ने अंबर का शुक्रिया अदा किया। अंबर एक रात उनके यहाँ रहा और दूसरे रोज़ वहाँ से चलने लगा तो उसे अचानक ख्याल आया कि कहीं काहन की बात सच ना हो, यानी कहीं सचमुच 14वीं रात को आसमान से कोई मखलूक नीचे ज़मीन पर ना उतरती हो। अंबर को उस दायरे का ख्याल आया जिस पर वो पैराशूट के जरिए उतरा था। यकीनन वो किसी उड़न दस्तरी का हवाई अड्डा मालूम होता था। हो सकता है कोई आसमानी मखलूक वहाँ आती हो। इसी ख्याल के साथ अंबर ने औरत से पूछा, माँ आज चांद की कितनी तारीख है? 12 तारीख है मेरे बेटे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अंबर ने ये 2 दिन वहीं गुजारने का फैसला कर लिया। चांद की 14वीं तारीख को शाम को अंबर वहाँ से निकला और टीले की तरफ आ गया। वहाँ खामोशी थी। उसने पुरानी इमारत में जाकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा लगता था कि सारे लोग कहीं चले गए हैं। गिद्ध का मुजस्समा वैसे ही खड़ा था। अंबर इमारत से बाहर आ गया। अब शाम रात में बदल गई थी। चांद आसमान में चमक रहा था। रात गहरी होने लगी। चांदनी ने हर तरफ हल्की रोशनी कर रखी थी। अंबर टीले की ओट में एक जगह छुप गया। यहाँ से उसे वो मैदान दूर से साफ नजर आ रहा था जिसमें वो पुरस्रार दायरा बना था, जहाँ काहन के मुताबिक आसमानी मखलूक चांद की 14वीं रात को उतरा करती थी।
वहां गहरी खामोशी थी और दूर किसी वक्त गीदड़ की आवाज उभर कर डूब जाती थी। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो अंबर के कानों में एक अजीब सी आवाज टकराई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई गोल चक्कर पूरी रफ्तार से चल रहा हो, या जैसे कोई लठ उसके पास ही घूम रहा हो। गूं गूं की आवाज थी और करीब होती जा रही थी। अंबर ने आसमान की तरफ घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। अचानक उसने आसमान पर एक सितारे को देखा तो जमीन की तरफ चला आ रहा था। यह सितारा बड़ी तेज रफ्तारी से नीचे उतर रहा था। अंबर उसे गौर से देख रहा था। नीचे आकर उसने दायरे की शक्ल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यह सितारा अब एक उड़न तश्तरी की शक्ल में बदल गया था। उस उड़न तश्तरी की शक्ल किसी गिद्ध से मिलती जुलती थी, मगर नीचे से उसका पैंदा वैसे ही गोल था जैसा कि अंबर की उड़न तश्तरी का था। ऊपर से उसने गिद्ध की तरफ पर फैला रखे थे और दरमियान में गिद्ध का सर भी बना हुआ था। उसके नीचे से हल्के सब्ज रंग की धीमी धीमी रोशनी कभी जल रही थी और कभी बुझ रही थी। अंबर के लिए अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। वो समझ गया कि ये कोई आसमानी मखलूक है जो उस उड़न तश्तरी के जरिए ज़मीन पर महीने में एक बार चक्कर लगाती है। अंबर टीले की ओट में छुप कर बड़े गौर से उड़न तश्तरी को देखने लगा। उड़न तश्तरी की शक्ल गिद्ध से मिलती जुलती थी। ये अब चक्कर काट कर उस दायरे की तरफ बढ़ रही थी जो मैदान में बना हुआ था। उसकी आवाज़ बहुत कम थी और बिल्कुल लठ की तरह घूम रही थी। बस ऐसे लग रहा था जैसे करीब ही कोई बड़ा लट्टू जोर से घूम रहा है, जबकि अंबर वाली उड़न तश्तरी की आवाज़ से ज़्यादा थी। उड़न तश्तरी मैदान के दायरे में उतर गई। अंबर को दूर से बहुत कम दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मैदान की तरफ से 4 साई टीले की तरफ बढ़ रहे हैं। चांद की रोशनी में उनके सरों पर तांबे के सुर्ख खौल चमक रहे थे। जब वो टीले के करीब आए तो अंबर ने देखा कि चारों आदमियों ने लोहे के खौल सारे जिस्म पर चढ़ा रखे हैं। उनके कद आम इंसानों जितने थे। सर के ऊपर एक सुलाख बाहर निकली थी, जैसे रेडियो का छोटा सा एरियल होता है। वो आदमी टीले के करीब से गुजरे तो अंबर को सिग्नलों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई आदमी ट्रांसमीटर के पास बैठा किसी को सिग्नल दे रहा हो। चारों आदमी तांबे के सुर्ख वर्दी में थे और उनके चेहरे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। टीले के पास से निकलकर चारों आदमी पुरानी इमारत में दाखिल हो गए। एक बार फिर वहां खामोशी छा गई। अंबर ने सोचा अगर उसकी जगह वहां मारिया होती तो वो उड़न तश्तरी में जाकर देखती कि वहां क्या है, या फिर इमारत में जाकर मालूम करती कि ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। अंबर चूंकि नजर आ जाता था इसलिए वो जाकर पता नहीं कर सकता था। आखिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने सोचा कि जाकर मालूम करना चाहिए कि ये लोग इमारत के अंदर क्या कर रहे हैं। बस अंबर टीले की ओट से निकलकर छुप छुप कर इमारत की तरफ बढ़ा। वो पीछे की तरफ से आया। यहाँ गहरा अंधेरा था। इमारत की पिछली दीवार में कोई खिड़की नहीं थी। अंबर ने गौर से दीवार के साथ लगकर किसी सुराख को तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे कामयाबी न हुई। वहां कोई खिड़की या सुराख नहीं था। वो वापस आने का सोच रहा था कि अचानक एक खटका सा हुआ। अंबर तेजी से पीछे हटकर मट्टी के एक ढेर के अकब में छुप गया। क्या देखता है कि दीवार एक जगह से थोड़ी सी शक हो गई। ये कोई खुफिया खिड़की थी जो खुल गई थी। उसमें से एक तांबे के सर ने बाहर झांक कर देखा और खिड़की दोबारा बंद कर दी। अंबर दबे दबे कदम उठाता दीवार के पास उस जगह गया जहां खिड़की खुली थी। उसने हाथ लगाकर देखा, ये खुफिया खिड़की बनी हुई थी, मगर अफसोस कि वहां कोई ऐसा सुराख नहीं था कि जिसके साथ आंखें लगाकर वो अंदर का नज़ारा कर सकता। अंबर नाउमीद होकर वापस हुआ। अभी वो दीवार के साथ ही था कि किसी ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। ये हाथ बेहद ठंडा और सख्त था। अंबर को यूं लगा जैसे कोई जंबूर या पलास ने उसकी गर्दन को लोहे के शिकंजे में जकड़ दिया है। अब वो गर्दन को मोड़ नहीं सकता था। अंबर अगर चाहता तो जोर लगाकर उस शिकंजे को गर्दन में ही तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना किया। वो उड़न तश्तरी वालों के राज को हल करना चाहता था। इतने में पीछे से किसी ने बारीक सी आवाज़ में कहा, आगे आगे चलो। ये अल्फाज अंबर की अपनी ज़ुबान में थे। अंबर को मालूम था कि आसमानी मखलूक में इतनी ताकत होती है कि वो हर इंसान की ज़ुबान मालूम करके उसी ज़ुबान में बात कर लेते हैं। अंबर खामोशी से आगे आगे चल पड़ा। उसे इमारत के अकबी दरवाजे में से अंदर ले जाया गया। ये वही कमरा था जहाँ चबूतरे पर गिद्ध का बुत बना हुआ था। अंबर ने देखा कि काहन जादूगर की लाश चबूतरे पर रखी है। जादूगर का वही बूढ़ा साथी हाथ बांधे खड़ा है। तांबे के लिबास वाले 3 खलाई आदमी भी पास ही खड़े हैं। खलाई इंसान जब अंबर को लेकर अंदर आया तो बूढ़ा बोला, ऐ मेरे आसमानी देवता, यही वो नौजवान है जिसने हमारे पुजारी को खंजर मारकर हला किया था। तांबे के इंसानों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी आंखों के सुराखों में से अंबर को घूरने लगे। अंबर को चबूतरे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। एक खलाई इंसान ने झुककर अंबर को देखा। अंबर ने भी देखा कि खलाई इंसान के तांबे के खौल में से उसकी सुर्ख आंखें चमक रही थी। उन आंखों का रंग अनार के दानों की तरह गहरा सुर्ख था और वो बिजली के छोटे से बल्ब की तरह जल रही थी। इसके सिवा अंबर को उस खलाई इंसान का और कुछ नजर न आया। खलाई इंसान ने दूसरे इंसान की तरफ देखकर अपनी ज़ुबान में बात की। अंबर साफ साफ ये ज़ुबान भी समझ गया, हालांकि ये ज़ुबान सिग्नल की ज़ुबान थी और ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे मैं कभी कभी रेडियो से सिग्नलों की आया करती है। वो खलाई इंसान दूसरे से कह रहा था, मुझे इसके जिस्म से कुछ अजीब सी शुआएं निकलती महसूस हो रही हैं, इसमें ताबकारी मालूम होती है। दूसरा खलाई इंसान अंबर के करीब आकर झुका, फिर सीधा हुआ और अपने साथी को उसी सिग्नल की ज़ुबान में बोला, कोई ख़ास बात नहीं है। इस दुनिया में रहने वालों में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे केमिकल जमा हो जाते हैं जो ताबकारी की शुआएं फेंकने लगते हैं। ये छुप कर हमें क्यों देख रहा था? ज़रूर ये हमारी खबर लेने आया होगा। अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये जाकर हमारे बारे में लोगों को खबरदार कर देगा और हमारे लिए यहाँ अपना काम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा।
तुम ठीक कह रहे हो, इस आदमी को अब छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। क्या इसे हलाक ना कर दें? नहीं, इससे भी कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये हमारे खुफिया मिशन में काम आ सके। इसे ले जाकर बंद कर दो। खलाई इंसान ने अंबर की गर्दन में अपना हाथ का शिकंजा डाला और उसे खींचता हुआ उड़न तश्तरी की तरफ चला। मैदान वाले दायरे में उड़न तश्तरी चांदनी में खामोश खड़ी थी। करीब आकर अंबर ने देखा कि ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मगर बड़ी चमकीली और पुरस्रार थी। तश्तरी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंबर को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। दीवारें खाली स्टेनलेस स्टील की थी और कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। दरवाज़ा दीवार के साथ ही मिल गया। अंबर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि आगे उसके साथ क्या बीतेगी और मारिया नाग से अब वो कहाँ और कैसे मिल सकेगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। अंबर की दोबारा मुलाकात नाग और मारिया से कहाँ हुई? ये आसमानी मखलूक ज़मीन पर क्या करने आई थी और अंबर के साथ उन्होंने क्या सलूक किया? ये सब हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।